जब क्लास पढ़ रहे थे तो मैंने टाइम देखा। टाइम हुए थे 3:15 उसके अराउंड। अब क्लास हमारी शुरू हुई थी इसी तरह 3:45। तो क्योंकि हमने ओरिएंटेशन वाली बातें जो होती हैं हमें बिला वजह कितने चैप्टर फलाना फलाना वो चीज़ हमने जल्दी खत्म कर दी बिला वजह। और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 4। और काफ़ी थोड़ा सा पढ़ भी लिया। अब मैं सोच रहा था ओरिएंटेशन वाले दिन हमने काफ़ी आज लगता है पढ़ लिया और टाइम भी हो गया। मुझे लग रहा था कि हमारी क्लास का टाइम 3:15 है, जबकि क्लास का टाइम 4:15 था। कल टेक्स्ट ईयर के सारे मामला हमने कंप्लीट कर लेने थे अगर मुझसे ये गलती ना हो। और हमने क्लास गलती से वो कल खत्म कर दी थी। अदरवाइज मेरे बच्चे वो हमारी क्लास अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि शायद आधा पौना घंटा कम से कम पड़ा हुआ था जब हमने क्लास को खत्म किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं अलार्म लगा के रखूंगा कि हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है। लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह माफ करे आज तक नहीं कभी हुआ। ये पहली दफा हुआ है। वो भी शायद मुझे इसलिए लगा कि पहला दिन है तो हम इसको पढ़ना भी शुरू कर दिया और थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया। तो अभी तो बच्चों के पास किताबें भी नहीं। तो मैं इतना की पढ़ाता हूँ तो इट्स ओके। लेकिन जो पिछला लेक्चर भी मैंने देखा अपना जो फास्ट ट्रैक का पहला लेक्चर उसमें मैंने टैक्सी पूरा कंप्लीट किया हुआ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ। लेकिन बड़ा गलती थी मैंने मान ली है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ बच्चे क्यों कह रहे हैं सर हमारी क्लास की टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग इनको पता तो है। लेकिन फिर भी मैंने उसको रिपीट किया कि भैया हमारी 4:15। अच्छा उस वक्त भी मेरे दिमाग ने काम नहीं किया अभी 4:15 तो बड़ी दूर है और टाइम नहीं देखने का। लेकिन कल ये हुआ और यकीन कर लो मैं इतनी देर वहां पे एडमिशन ऑफिस में बैठा रहा ऐसे ही करके जो मैं हुआ क्या ये आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे बेचारे मेहनत करके आते हैं यहाँ। उनका एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है। तो ये जाहिर बात है बच्चों के साथ उनके आने का वो हुआ ही नहीं हक अदा हुआ ही नहीं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उसके लिए माफ़ करे। आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा बेटा। जानबूझ के ये गलती नहीं थी अनजाने में हुई। लेकिन ना भी करेंगे माफ़ फिर भी कुछ नहीं होगा। हमने पेपर पास करना है इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ले बेटा। याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या करना है हमने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। अभी वो बातें देखेंगे कि कौन सी इनकम होगी किस बंदे ने कैसे टैक्स पे करना है वो तो सारा देखेंगे। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि जिस बंदे ने भी कोई भी बंदा कोई भी इंडिविजुअल क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल की टैक्सेशन ही पढ़ रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो काबिल टैक्स है हमने डिस्कस किया था। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है। हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती। जो टैक्स वालों ने क्या रखा होगा ये इनकम कमाओगे ये टैक्सेबल है हमने उसके ऊपर ही टैक्स पे करना है। लेकिन ये दिक्कत थी सर ये जो टैक्सेबल इनकम हम कमाएंगे इसके ऊपर टैक्स कब पे करेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा। क्या टैक्स वाले हर रोज आया करेंगे हमारे पास हर महीने आया करेंगे हर वीकली आया करेंगे या 6 महीने के बाद तरीकाकार क्या होगा। हमने डिस्कस किया था आप क्या करेंगे जो बंदा भी टैक्सेबल इनकम कमा रहा होगा हर साल के लिहाज से वो क्या करेगा अपनी इनकम का हिसाब किताब करेगा और उसके ऊपर जितना टैक्स बनता होगा वो खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स वालों के पास ले जाया करेगा। उसका जारी बात आगे तरीकाकार होगा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। उसके मुताबिक आपने टैक्स कैलकुलेट करना होता है अपनी इनकम के ऊपर। अगर कमी बेशी हो तो फिर टैक्स वाले कहते हैं भैया देख तेरी इनकम इतनी बनती थी तूने कुछ इनकम छपाई है या तूने सही टैक्स नहीं लगाया या सारी इनकम शो नहीं की हम तू दोबारा टैक्स पे करे तो वो लेना मामला था। फिलहाल तो टैक्स वालों टैक्स पेयर के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि वो हर साल की इनकम कैलकुलेट करे कौन सी इनकम वाला टैक्सेबल। और हर साल उसके ऊपर जो रेट बनता हो वो रेट लगा के जो टैक्स की अमाउंट बनती हो वो टैक्स रिटर्न की फॉर्म में हमारे पास जमा करा दे टैक्स की अमाउंट के साथ। टैक्स रिटर्न हर साल हम जमा कराते हैं। टैक्स रिटर्न क्या होता है मैंने वैसे ही सादा बताया था आपको हिसाब किताब होता है। ये बात करने का सिर्फ एक मकसद था यानी कि हम जो टैक्स जमा करवाते हैं या टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं वो हर साल के लिहाज से करवाते हैं। फिर हमने कहा था सर ये साल कौन सा होगा सिर्फ हम साल को डिस्कस कर रहे थे। और हमने कहा था कि साल हम यहाँ पे टैक्स में 3 तरह के होंगे। 3 तरह के सालों की यहाँ पे बात हो रही है मेरे बच्चे और वो कौन कौन से साल हैं। एक हमने कहा था नॉर्मल टैक्स ईयर होगा और नॉर्मल टैक्स ईयर की निशानी ही क्या है। ये हमेशा 30 जून को एंड होगा। 1 जुलाई से शुरू हो रहा होगा 30 जून को एंड होगा। जो भी 30 जून को एंड हो रहा हो हमारे नजदीक हमेशा क्या है नॉर्मल टैक्स ईयर है। यानी कि हो वो 12 महीने वो 12 महीने जो 30 जून को खत्म हो ये ना हो कि 2 महीने हो 30 जून को खत्म हो रहे और हम कह रहे हो कि ये क्या है नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो शायद वो नॉर्मल नहीं हो सकता ट्रांजिशनल हो। यानी कि पहले हम उसमें स्पेशल टैक्स ईयर पे थे हम दोबारा नॉर्मल पे आ रहे हैं उसमें 2 महीने का फर्क पड़ा हो है चाहे वो खत्म 2 जून को जैसे मान लो एक जून से पीछे जाओ उसको 2 महीने पीछे जाओ अप्रैल ऐसे ही ना। अगर हम बात करें अप्रैल पहले हमारा ईयर एंड होता था मान लो 30 अप्रैल को। यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है। ये शुरू कहाँ से होता होगा 1 मई से लेके ऐसे ही मेरे 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक ये 12 महीने थे। ये हमारा कौन सा ईयर था स्पेशल टैक्स ईयर था। हम टैक्स वालों को दोबारा कमिश्नर के पास गए कि भैया ये हमें टैक्स सूट नहीं कर रहा टैक्स ईयर आप ऐसा कर दो हमारा नॉर्मल दोबारा कर। उसने नॉर्मल दोबारा कर दिया। अब जब नॉर्मल दोबारा किया होगा मेरे बच्चे वो नॉर्मल शुरू कहाँ से होगा 1 जुलाई से।
1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन ये जो फर्स्ट यहाँ पे 1 मई से लेकर जो 30 जून है उसका क्या करना है? खत्म तो ये हो 30 जून को ही रहा है, लेकिन ये फिर कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर होगा? नहीं नहीं, ये कौन सा है? ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। मैं उस लिहाज से समझाना चाह रहा हूं, इसलिए लफज साथ खाली 30 जून बोलना काफी नहीं होगा, साथ रखो वो 12 महीने जो 30 जून को एंड हो रहे हैं वो हमारा कौन सा ईयर होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर। और वो 12 महीने जो 30 जून के अलावा हो वो स्पेशल टैक्स ईयर। और इसके अलावा जब नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे हो तो हमने डिस्कस किया था बीच में कौन सा ईयर आ रहा होता है? ट्रांजिशन। पढ़ हमने तकरीबन नॉर्मल स्पेशल पढ़ लिए थे, कुछ रीड कर लिया था, मेरे वो दोबारा रीड करने की जरूरत तो नहीं ना। हमने कहा था कुछ कंपनीज को तो स्पेशल उन्होंने दे रखे हैं, और ये हमने इनको याद भी कर लीजिएगा मेरे बच्चे। शुगर वालों के लिए क्या है? एक्सपोर्ट राइस करने, देखो बाकी यहाँ पे जो चावलों का कारोबार हमने डिस्कस किया था उसके लिए नहीं, लेकिन जो बंदा चावल बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हो तो उसके लिए। इसी तरह हमने डिस्कस किया था जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका टैक्स ईयर भी कौन सा है? ये स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया हुआ इनको 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ले बेटा, मेरा ख्याल है कि रीड कहाँ तक कर लिया था? इससे ऊपर ऊपर ऐसे ही था। ले बेटा यहाँ से ज्यादा देखिएगा। अब जो सवाल उसने आई कि आपने पूछ रखा है ज्यादा, कहता है कि एक मिस्टर ए है और ये नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल टैक्स ईयर सूट नहीं कर रहा। इसको लग रहा है कि भैया मेरे मेरे पास कोई स्पेशल टैक्स ईयर होना चाहिए जिसके अंदर मैं क्या करूं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करूं। इसको कोई हल बता दो इसका, ये क्या करे? क्या कोई तरीकाकार है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा कोई और स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर सकता है? क्या हल है उसका? हाँ, हम इसको कहेंगे ये क्या करे, एक रिटर्न एप्लीकेशन जमा करवाए, रिटर्न अप्लाई करें। अप्लाई करने का मतलब होता है इजाजत लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ अल्फाज आएंगे, कुछ जगहों पे कहेगा आप अप्लाई कर दें, कुछ जगहों पे लफ्ज होगा आप नोटिफाई करें। नोटिफाई करने का मतलब है आप जो करना कर लो, सिर्फ बता दो। लेकिन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि आप इजाजत भी लेंगे उनसे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई बंदा जो नॉर्मल से स्पेशल पे, स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाह रहा हो, वो रिटर्न एप्लीकेशन जमा करवा दे किसको? कमिश्नर को। याद है कल हमने ज्यादा से ज्यादा एक लफ्ज बोला था, अगर एक बंदे ने अपना टैक्स चेंज करना हो तो वो कमिश्नर को, अगर पूरी क्लास है क्लास ऑफ पर्सन ने चेंज करना हो तो फिर मेरे बच्चों एफबीआर को अप्लाई करेगा। तो कमीशन को अप्लाई करेंगे। जब कमीशन को आपने अप्लाई कर दिया, हमने डिस्कस किया था, कमीशन अभी बिला वजह मुंह उठा के आपको इजाजत नहीं दे देगा। वो देखेगा जो आपने ये जो कह रहे हैं कि मुझे ये चेंज करने की इजाजत दे दें टैक्स ईयर, क्या इसके लिए आपके पास कोई कंपेलिंग कंपेलिंग नीड है? ये लफ्ज पेपर के अंदर वो ढूंढेगा। अगर पेपर के अंदर ये कंपेलिंग नीड वाला लफ्ज आपने ना लिखा तो आपको नंबर नहीं देगा। 3-4 नंबर का उसने सवाल पूछना है। उसमें भी अगर काम की बातें नहीं लिखोगे तो सारी किताब के अंदर लिख रखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये किताब के अंदर सब कुछ लिख रखा है, बस आपने ध्यान रखना है जो काम के लफ्ज हो कभी बीच में से मिस नहीं करना। तो अगर तो कमिश्नर को वाकई ही कोई कंपेलिंग नीड नजर आई, कंपेलिंग नीड क्या है? कोई वाकई जेन्युइन मजबूरी हो, है तो फिर तो वो क्या करेगा, आपको टैक्स ईयर चेंज करने की इजाजत दे देगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन मजबूरी ना नजर आई तो वो आपको इनकार भी कर देगा, जैसे यहाँ पे भी होता है हमारे पास। जैसे कल एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा करते हैं, कंपनी लॉ की क्लास का टाइम चेंज कर दें। चलो मान लो ये तो हमारी क्लासेस इस टाइम पे हो रही होती है ना, अक्सर जो सुबह टाइम क्लास होती है ना मेरी, तो बच्चा के कह रहा था सर ऐसा कर दो, ये ना क्लास का टाइम चेंज कर दो। अब मैं देखो, अगर तो कोई कंपेलिंग नीड हो और कोई और दिक्कत ना भी हो तो मुझे चेंज कर देना चाहिए है। अगर कोई बच्चे कह रहे हैं तो चेंज। अच्छा, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ बेटा ऐसी कौन सी मजबूरी है? उन्होंने कहा कि सर सुबह टाइम आंख नहीं खुलती, दौड़ फिरते हैं। लेवल नहीं हो गया? क्या कंपेलिंग नीड है? क्या इंतहाई मजबूरी है कि सुबह टाइम आंख नहीं खुलती, इसलिए क्या कर दो आप अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दो? हाँ, एक कंपेलिंग नीड हो सकती थी, सर आपकी क्लास ओवरलैप कर रही है हमारी किसी और क्लास के साथ, और वो तो सारी बात है कि उनके कुछ इस तरह के जेन्युइन रीजन है, वो टाइम चेंज नहीं कर सकते, सर आप कर दो। यहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि ये मजबूरी है इन बच्चों की, ओवरलैप हो रही है क्लास, तो चलो इसको चेंज कर देते। याद रखोगे इस बात? तो कोई मजबूरी जेन्युइन हो तो मेरे बच्चे फिर ही वो क्या करेगा, जो ये कैसे, यहाँ पे मजबूरी क्या हो सकती है? सर देखें, जब आप ये हमसे रिटर्न मांग रहे होते हैं ना, जब हमारा साल एंड होता है, वो हमारा सीजन का पीक टाइम होता है। सर उस वक्त हम आपको हिसाब किताब करके आपकी तरफ चलें या हम वहां पे इनकम कमाएं? तो सर बेहतर नहीं सीजन गुजर जाए, उसके बाद सुकून से हम ज्यादा बल्कि आपको इनकम इस साल में दिखाएं और ज्यादा हम आपको साल का टैक्स पे कर रहे हो, तो सर वो बेहतर नहीं? तो आप सीजन, हमारे सीजन के लिहाज से हमारा टैक्स क्लियर कर दें। उन्होंने देखा वाकई इनका तो सीजन इस तरह का बन रहा है, तो हम इन बिटवीन सीजन हम इनको तंग कर रहे हैं, तो शायद वो क्या कर देगा आपको टैक्स क्लियर चेंज। या जब कंपनीज होती हैं, बात का कंपनी का ना, एक कंपनी होल्डिंग सब्सिडीज होती है, एक कंपनी का टैक्स ईयर कुछ और होता है, दूसरी का कुछ और होता है। इस वजह से भी बात का एक कंपनी की बाहर ब्रांच होती है, ब्रांच का टैक्स ईयर कुछ और चल रहा है, जो बाहर है उस मुल्क के लिहाज से हमारा कुछ और चल रहा है। बात का हम यहाँ पे भी कहते हैं यार देखो वो उसका कुछ और, उसके साथ ही मिला दो ना हमें, है तो हम यहाँ पे उसको कंपेलिंग नीड दिखा देते हैं, ये हमारी मजबूरी है। ये वैसे बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा नहीं मैं, बड़ी सारी बातें यहाँ पे फजूल में कर रहे होंगे आपको दिखाने के लिए, देखेगा कम से कम हम टैक्स पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इन बातों को ना पूछेगा ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। लॉ है टू द पॉइंट।
कहता है कि अगर कोई बंदा टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हो तो तरीकाकार क्या होगा, यूजिंग ए स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा देखो यहाँ पे लफ्ज बोल रहा है, अगर कोई बंदा स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा हो वो नॉर्मल के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या नॉर्मल यूज कर रहा हो स्पेशल के लिए नहीं अप्लाई कर सकता? कर सकता है। यानी कि वाइस वर्सा है यहाँ पे, ये ना समझना कि आप इस पे पक्के हो जाए। एक बंदा नॉर्मल से स्पेशल पे नहीं जा सकता, स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से स्पेशल, सारा कुछ है। लेकिन तरीकाकार हमेशा क्या होगा, आप इन राइटिंग अप्लाई करेंगे किसको, कमिश्नर को, कि भैया मुझे इजाजत दे दो मैं इस नॉर्मल के अलावा स्पेशल या स्पेशल के अलावा नॉर्मल को इस्तेमाल कर सकूं। फिर आगे, द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन ए कंपेलिंग नीड, अगर वाकई जेन्युइन मजबूरी दिखाएगा to use special tax year or normal tax year as the case may be, and the permission shall be subject to such conditions if any as the commissioner may impose। साथ में इजाजत देते हुए मजीद कोई कंडीशन भी ऐड कर सकता है। वो कहेगा चले मान लो हम आपको इजाजत दे देते हैं लेकिन अभी के लिए फौरन क्या कर, तू हमें एक टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, या ऐसा कर तू हमें ना अपनी जो इनकम अभी तक की है ना तो इसका एक दफा हमें ऑडिट करवा के जरा जमा करवा, हम देखे तो सही तेरी इनकम चल क्या रही है, सही भी है कि नहीं। बस जो मर्जी रख दे, जो मर्जी फरमाइश कर दे, मैं इजाजत दे दूंगा लेकिन उसके लिए ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। तो मेरे बच्चे इस तरह का मामला। उसके बाद ये सारा लिखना है आपने, ये जितनी बातें बीच में चल रही हैं। ए चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या वाइस वर्सा granted by the commissioner is subject to withdrawal if his in opinion it is no longer feasible but not due unless the person has been provided an opportunity of being heard। अब वो कह रहा है कि जिसने इजाजत दी है वो जब चाहे इजाजत वापस भी ले सकता है। वो तो अभी तो ऐसे ही है ना मेरे बच्चे, अगर कमिश्नर को पता चले, जो मान लो किसी ने 2 नंबर इन्फॉर्मेशन जमा करवा के मुझसे इजाजत लेनी, बाद में पता चला ये तो बनता ही नहीं थी इसकी इजाजत, तो वो क्या कर देगा, वो उसको खत्म कर देगा उसकी इजाजत, या उसको कहेगा वो जो कंपेलिंग नीड थी इसकी खत्म होगी। जब कंपेलिंग नीड, मजबूरी खत्म होगी, अब वो दोबारा किस पे चला जाए, उसी पे जो नॉर्मल टैक्स ईयर था उसी पे दोबारा चला जाए। ये लेकिन वो एक और बात कर रहा है, कहता है अगर कमिश्नर किसी भी पर्सन का ये जो जो उसको इजाजत दी थी वो इजाजतनामा कैंसिल कर रहा होगा, किसी भी, अगर जो हम बात करें कमिश्नर की, अगर कमिश्नर किसी भी पर्सन का इजाजतनामा कैंसिल कर रहा हो, वो ऐसे नहीं करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, उनको एक मौका दिया करेगा, अपॉर्चुनिटी टू हर्ट दिया करेगा, भैया आओ हम चाहते हैं कि दोबारा आप नॉर्मल पे चले जाओ, आके हमें मजबूरी बताओ कि हम आपको स्पेशल से नॉर्मल पे दोबारा ना लेकर दें। तो पहले उनसे सुनेगा, हो सकता है वो अभी कोई नया मसला लेकर आ जाए, आप अभी भी उसको वही टैक्स इजाजत दे दें, लेकिन ये नहीं होगा कि वन साइडेड उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली वहीं पे बैठ के उसने क्या कर दिया, उसका स्पेशल से नॉर्मल पे कन्वर्ट कर दिया और उसको एक खत भेज दिया कि भैया आज के बाद आपका जो टैक्स ईयर होगा वो नॉर्मल होगा, हमने स्पेशल आपका खत्म कर दिया। ऐसे नहीं होगा। तो ये कानून बता रहा है कमिश्नर, ये कानून समझ लो किसके लिए, टैक्स पेयर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये लाइनें ये कमिश्नर के लिए है। भाई कमिश्नर साहब, जब आप किसी टैक्स पेयर का नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल खत्म कर रहे हो तो हमेशा उसको एक मौका देना, उसको सुनना है पहले। हो सकता है वो आपके पास कोई जेन्युइन जवाब और बयान कर दे जिसकी वजह से आप उसका वही कंटिन्यू रखो। उसके बाद एंड एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from such date being the first day of the special tax year or the normal tax year as the case may be as may be specified in the order। अब यहाँ पे ये कहना क्या था, अज्यूम कर लो मेरे, एक बंदा स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा था और वो स्पेशल टैक्स ईयर जो था वो उसका चल रहा था 1 अप्रैल से लेके कहाँ जाके एंड होगा, ये 31 मार्च। सोचना शुरू कर दो दिमाग आप इसको ये ना कहें कि सर आप खुद ही ढूंढे, आपको पैसे दिए ना हमने, हैं तो खुद ही ढूंढे, और भैया हम तैयारी करने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ, आप जब बोलते नहीं फिर जल्दी तो हमने बोलना ही है। अब मैंने कहा कि कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक हो गया, उस वक्त आके मुझे सोचना पड़ता है भाई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। दिमाग लगाना शुरू कर दो यहाँ पे, ये प्रैक्टिस है पेपर की है जो हमने करनी है। तो 1 अप्रैल को अगर कोई ईयर शुरू हो रहा है तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ये कौन सा टैक्स ईयर होगा, स्पेशल। भैया स्पेशल टैक्स ईयर, अब मान लो कि कमिश्नर ने क्या कर दिया, कमिश्नर ने इसको सुना, ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका उसको, और कमिश्नर कह रहा है कि भैया अब हम तुझे नॉर्मल पे दोबारा लेके जा रहे हैं। और ये ऑर्डर किस दिन दे दिया उसने, मान लो कि 31 मार्च को इसका ईयर एंड हो रहा था, ये उसने ऑर्डर दिया है, अज्यूम कर लो 1 मार्च को, 1 मार्च को, 1 मार्च 2024 है, 1 मार्च 2024 को कमिश्नर ने हुक्म दिया आज के बाद आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा, दोबारा से नॉर्मल। क्या ये वो आज से इंप्लीमेंट हो जाएगा इसका ऑर्डर? नहीं भैया, वो कहता कि वो जो टैक्स ईयर जो अब नया अलॉट कर दिया है कमिश्नर ने, उसकी जो 1 तारीख होगी, जो पहली तारीख होगी, ये ऑर्डर उस तारीख से इफेक्टिव हो, क्योंकि अभी तो फायदा भी नहीं ना, अभी इंप्लीमेंट कर देंगे क्या, अभी 1 जुलाई आ गई, वो तो 1 जुलाई से शुरू होना है। सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहा है, अब अल्फाज दोबारा पढ़ना, एंड ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ ए टैक्स ईयर
shall take effect from such a date being the first day। फर्स्ट डे कौन सा, जो नया नॉर्मल टैक्स कह रहे हैं उसने, दोबारा नॉर्मल पे जाओ, और नॉर्मल का फर्स्ट डे कौन सा बोला, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024, ऐसे है ना मेरे बच्चे। अब इसको पढ़ो, कहता है एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर या नॉर्मल टैक्स ईयर, जहां भी ट्रांसफर किया उसको, एज द केस में भी, एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी कि नॉर्मल पे स्पेशल पे फेंका है या स्पेशल से नॉर्मल पे फेंका। हमने एग्जांपल कौन से लिए, स्पेशल से दोबारा नॉर्मल। हो सकता है हम नॉर्मल से दोबारा स्पेशल पे फेंक रहे हो, तो जो स्पेशल ईयर उसको नया अलॉट होगा, जो उसका फर्स्ट डे होगा, तारीख फैसला जब मर्जी दे दिया हो, लेकिन इफेक्टिव किस तारीख से उसका फैसला होगा, उसकी फर्स्ट तारीख से। जैसे यहाँ पे 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो फैसला उसने कब दे दिया था, 1 मार्च। याद रखोगे इस बात को, आसान आसान बातें, लेकिन समझ के पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। A person dissatisfied with the order may file a review application with the board। देखो कमिश्नर का जो बड़ा है ना यहाँ पे, वो बोर्ड है। अगर आपको लग रहा है कि कमिश्नर ने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरी जेन्युइन रीजन था, और कमिश्नर मेरे जेन्युइन रीजन को रीजन मान नहीं रहा, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे यहाँ पे पीटीआई के साथ जब जुल्म होता है, वो जाता है मान लो कि नीचे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उनके खिलाफ केस कर देता है। फिर वो क्या करता है, उनके बाप के पास जाता है, काजी फायज ईसा जो था कभी, और माशाल्लाह वो फिर वो भी उनके खिलाफ। अगर काजी फायज ईसा ने कोई फैसला दिया था इनके खिलाफ, क्या वो कहीं पे जाके अपील हुई थी उसके खिलाफ, वो तो फिर कोई नहीं, वो तो मामला खत्म हो गया। सेम यहाँ पे भी देखिएगा उसी तरह का मामला। अगर कमिश्नर आपके खिलाफ फैसला कर दे, आप उसके फैसले से खुश ना हो, तो किसके पास जाएंगे, एफबीआर के पास। और एफबीआर भी अगर उसी के इंडोर्स कर दे कमिश्नर के फैसले को, क्या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है, कहीं नहीं। फिर जो एफबीआर का फैसला होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ कुछ होंगे जो आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो हम ट्रिब्यूनल में और अदालतों में लेकर जाएंगे, वो कुछ और हो। यहाँ पे ये टैक्स चेंज करने के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, उस लिहाज से सिर्फ हर बात में ये कर लेना कि हमें पता चल गया, कभी भी कमिश्नर के फैसले से कोई टैक्स पेयर नाराज हो, वो एफबीआर के पास जाएगा, एफबीआर का फिर जो फैसला होगा हमेशा फाइनल होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा। सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक, टैक्स पेयर को चेंज करने के लिहाज से, याद रखोगे। कहता कमिश्नर एट द टाइम फॉर ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर ए स्पेशल टैक्स विड्रॉल ऑफ द सेम एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। यानी कि अगर वो इजाजत ना दे रहा हो या उसने जानबूझ के खुद ही बाद में चेंज कर दिया हो, चाहे हमने सुना था लेकिन हमारी बात से मुतफिक ही नहीं हुआ, उसे चेंज कर दिया, हम किसके पास जाएंगे, एफबीआर। और एफबीआर का फिर जो भी फैसला होगा वो क्या होगा, फाइनल। और फाइनल का कहने का मतलब क्या है उसका, कि इस फैसले के खिलाफ आप किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये कुछ जगहों पे होगा, हर जगह पे नहीं होगा, क्योंकि आगे हमने पढ़ने हैं चैप्टर जो 14, 15, 16 है, उसमें यही तो अदालतें ही तो होंगी, ट्रिब्यूनल्स होंगे, अदालतें होंगी। लो बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये कौन सा टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल। अब जरा देखना मेरे बच्चे, हमने कहा था कि जो अगर कोई टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, एंड कब होगा, 30 जून 2025 को। इसको डिनोट किससे करेंगे, टैक्स ईयर 2025, ऐसे ही ना। ये टी वाई लिख दो, ये टैक्स ईयर पूरा लिख दो, पर यहाँ पे पेपर में पूरा लिखना आपने टैक्स ईयर। ये वैसे ही मैं अगर टी वाई लिख दूँ तो इसका मतलब क्या, टैक्स ईयर। लो बेटा, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें कोई स्पेशल टैक्स ईयर मिल जाए, और स्पेशल टैक्स ईयर हो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। यहीं से मैं आगे लेकर गया, यहीं से आगे लेकर गया 1 जनवरी 2000, नहीं अभी तो यही चल रहा है ना माजरत के साथ, इसी से आगे 1 जनवरी 2026, वही आप सही बोल रहे हो, बस मैं वो गलती कर रहा था, क्योंकि 30 जून 2025 के बाद ये जो आएगा जनवरी, वो 1 जनवरी 2026 ही आना ना। तो 1 जनवरी 2026 से अब मेरा टैक्स ईयर क्या होगा, 31 दिसंबर 2026, ऐसे ही मेरा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, और असूल क्या था, रूल क्या था, उसके बाद जो भी जून आ रहा होगा हम देखेंगे किस कैलेंडर ईयर में है, तो उस लिहाज से हम उसको डिनोट करेंगे। तो बेटा अब यहाँ पे कोई बीच में कोई मेरे बच्चे 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025, ऐसे ही है ना। ये कौन सा टैक्स ईयर कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको हम ट्रांजिशन टैक्स ईयर बोलते हैं, चाहे ये महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे जितना भी हो, हमारे नजदीक ये क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ही है। अब ये तो आसानी से पता चल जाता है, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब अगली बात है कि इसको कैसे डिनोट करना है, सेम वही असूल जो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए है, वही इस पर अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे इसकी जो एंडिंग डेट है उसके बाद जो 30 जून है वो किस साल में आ रहा है,
हम उसी तरह सेम रूल होंगे, याद रखोगे इस बात को। इसको हम इस टैक्स ईयर को किससे डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर 2026, हमेशा ऐसे ही याद है। सेम स्पेशल टैक्स ईयर को जो जैसे हम डिनोट करते थे उसी तरह, ये तो होना भी एक ही दफा है, ये कौन सा हर साल करना है, एक ही दफा आएगा, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, फिर तो यही है ना, यही है, इस पे हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे। लेकिन एक दफा जो आया है उसको डिनोट कैसे करेंगे, है तो वो टैक्स ईयर, उसको डिनोट कैसे करेंगे, उसके बाद जो भी जून आ रहा होगा 30 जून, हम देखेंगे वो किस कैलेंडर ईयर में है, जैसे स्पेशल टैक्स ईयर में ढूंढते थे, मुश्किल बात तो नहीं ना। कहते हैं व्हेन द टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमीशन, यानी कि हमने कमीशन से इजाजत लेके अपना टैक्स ईयर चेंज करके यहाँ पे ले आए थे, टैक्स आइदर फ्रॉम द नॉर्मल या स्पेशल, जैसे वाइस वर्सा, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर prior to the change and the date on which the change tax year commence, यानी कि देखो ये टैक्स ईयर कहां से कहां तक होगा, ये ट्रांजिशनल की बात कर रहे, ये कहां से कहां तक होगा, जो पिछला साल जिससे हम चेंज होकर नए पे आ रहे हैं उसके खत्म होने के अगले दिन से लेके, ये कब से शुरू हुआ था, 1 जुलाई से, और पिछला साल कब खत्म हुआ था, 30 जून को, उसके अगले दिन से लेके अब जो हमारा नया टैक्स ईयर है उसके प्रयोर जो उससे पहला एक दिन है वहां तक मेरे बच्चे ये हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो। अब अल्फाजों को चाहे मिलाना चाहे तो उससे मिला लीजिएगा। देखिए द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, पीरियड बिटवीन एंड, यानी कि जब एंड हो गया था उससे ऑनवर्ड शुरू होगा, एंड कब हुआ था, 30 जून को, वहां से 30 जून के बाद शुरू हुआ टैक्स ईयर prior to the change and the date on which the change tax year, prior to the, prior कहते हैं पहले को, prior to the change and the date on which the change tax year, और change tax year कहां से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई, उससे prior, उससे पहले क्या आ रही है बोला, सॉरी ये 1 जनवरी था, 31 दिसंबर। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, यानी कि उसका बताने का अंदाज वो था, हमें वैसे ही पता चल गया, बस आपको पता, जब याद है बचपन में बिलो पढ़ा था, जब आज भी कुछ ने पढ़ा होगा, बिलो में ऑफर की डेफिनेशन अजीब वो गरीब तरीके से बता रहा होता था, हालांकि यही है किसी को कुछ करने के लिए जब हम कह रहे हैं ऑफर ही होती है, लेकिन उसका बताने का अंदाज कुछ और ही था। सेम ऐसे ही होता है मेरे बच्चे लॉ के अंदर। ये एग्जांपल देखो, नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज अ पीरियड फ्रॉम, जब नॉर्मल बोल दिया तो फौरन से दिमाग में आ जाना चाहिए, 1 जुलाई से शुरू हुआ होगा, 30 जून को एंड हुआ होगा। ऑन एन एप्लीकेशन बाय एबीसी लिमिटेड कमिश्नर, जाहिर बात है एक कंपनी चेंज करना चाह रही है ना, किसके पास अप्लाई किया होगा, कमिश्नर के पास, ग्रांटेड अप्रूवल टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 30 सितंबर ईच ईयर, द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2001 से लेके 30 सितंबर 2021 विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि वो किस पे शिफ्ट हो गया, मतलब नॉर्मल पे, नॉर्मल से स्पेशल, और अब ये स्पेशल मेरे बच्चे कहां से कहां तक होगा, एंड होगा 30 सितंबर को, ऐसे ही ना, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से, सही जा रहे हैं आप, तुसी ना दसना है, क्योंकि तुसी जो दस देता ना काम खराब हो जाना, और यार जो गलत हो भी गया कोई फिर सही कर लेंगे उसको, कम से कम बोलने तो शुरू तो करेंगे ना हम इसको, है 50-60 दिन के अंदर, और कितना का टाइम लेना आपने, ये ना हो कि माशाल्लाह 50-60 में 47-48 दिन आप ऐसे ही सोचते रहे, 8-10 दिन में वो प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, याद रखोगे। किताबें आज भी कुछ बच्चों के पास है, कुछ के पास नहीं है, देखो मेरे बच्चे कर लो तो, हमने कर लेना है इसको, तो यकीन कर लें लुढ़कते लड़ते ऐसे ही हमने कर लेना है बात इसको, जितना कम पढ़ेंगे उतना ही हमारा टू द पॉइंट होगा और फोकस होंगे, और इंशाल्लाह पास कर लेंगे। 6 महीनों में उलझने ही उलझने होती हैं, बिला वजह बाल की खाल उतारनी, टीचर ने भी तो 6 महीने के पैसे पूरे करने होते हैं, सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको, पता जो कोर्स हम यहाँ पे 6 महीने में खत्म करते हैं वो 1.5-2 महीने में भी हो जाता है, फास्ट ट्रैक हो रहे हैं ना। और आगे आई कैप क्या करने जा रहा है, स्कीम चेंज करके आगे, वो भी उसकी अंडर कंसिडरेशन है कि साल में 3 दफा पेपर हुआ करेंगे। यही जो लोग हैं ना जो 6-6 महीने में बड़ी मुश्किल से तड़पा तड़पा के सिलेबस आके फरवरी के मिड में जाके खत्म करेंगे, वही लोग देखना 2-2 3-3 महीनों में सिलेबस फड़काया करेंगे। इसका मतलब करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे हिसाब के लिहाज से चलते हैं। लेकिन बस द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मुश्किल बात हुई है ना, क्योंकि देखो 1 अक्टूबर को अब नया साल शुरू होगा, इससे बिल्कुल पिछला दिन कौन सा होगा, 30 सितंबर। तो चेंज से लेके हम कहां से आए हैं, जुलाई से, 1 जुलाई से शुरू हुए होंगे ना, 30 जून को हमारा साल खत्म हुआ था, हमने आगे चले गए 30 सितंबर से साल, अब 1 जुलाई से शुरू हुआ और 30 सितंबर को एंड हुआ। अब नया टैक्स ईयर कहां से शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से। ये उस लिहाज से उसने ये अल्फाज बोले हैं, पता नहीं ये समझ आई है लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं। अब ये प्रैक्टिस कर लो मेरे बच्चे। हमारी किताब के अंदर, क्योंकि किताब हर साल वो अपडेट करते हैं, यहाँ पे साल 2025 लिखा होगा या 26 लिखा होगा, लेकिन मैंने अभी भी वो पुरानी किताब उसको अपडेट ही नहीं किया। इससे कम ये होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्टली भी पता चल रहा था, वो किताब से रिलेट नहीं करेंगे उस तरह।
है। हम उसी तरह लेके चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना ये कौन सा कोई रट्टे वाली बात है? लेकिन किताब में यहाँ पे ये साल चेंज करता है हर साल, जो भी नया हो। तो इस यही एग्जाम्पल किताब में है, लेकिन यार पुरानी है, यानी कि समझो 4 साल पहले की है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कहते हैं डिटरमिन द टैक्स ईयर इन विच रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए टैक्स ईयर मेंशन कर। अब मेरे बच्चे यानी कि ये उनका टाइम पीरियड, बस इसका टैक्स ईयर बता दें, यही समझो टैक्स ईयर है, बस ये बता दें डिनोट किससे करना है। बेटा 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक, पता है नॉर्मल है स्पेशल है? स्पेशल है। डिनोट किससे करेंगे? क्योंकि अगस्त के बाद जो जून है वो तो 22 में आएगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा टैक्स ईयर 2022। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021, स्पेशल और नॉर्मल? स्पेशल। तो मेरे बच्चे किससे डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2022? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022, स्पेशल। किससे डिनोट करेंगे? क्यों? क्योंकि उसी साल में 30 जून आ रहा है, ऐसे मेरे बच्चे 3 महीने के बाद। उसके बाद कहता है कि 1 मई 2021 से लेके 30 जून, सॉरी सॉरी 1 मई से, मई है ना ये, 30 अप्रैल सही है मेरा ख्याल, मैं जुलाई से कंफ्यूज कर गया। तो 30 अप्रैल तक मेरे बच्चे 2022 स्पेशल। और 22 क्यों बोल रहे हो? अप्रैल मई जून सर इसी साल में आ जाएगा ना सर, तो टैक्स ईयर 2022। 1 जुलाई से लेके 30 जून टैक्स ईयर 2022। कमाल नहीं हो गया? सब 22। लेकिन आपकी किताब के अंदर उसका चेंज हो। किताब सबके पास है नहीं तो अभी हम रखते हैं उसमें, क्योंकि अभी मैंने देखा था उसमें कुछ 25 भी थे, कुछ 26 भी थे, वही ना कुछ उसने, इसका मतलब अब होती किताब तो हम अभी उसको भी कर लेते हैं, माशाल्लाह सबके पास होती। आपके पास है बेटा? कल किताबें होनी चाहिए मेरे बच्चे। ले बेटा, टैक्स ईयर के जितने भी मामला थे आपने डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे बच्चे टैक्स ईयर से लिहाज से वो पूछेगा। जो ज्यादा मैंने आपको बता दिया, या तो वो बड़ा ही आपके लिए वो नेकी का काम करना चाहेगा, आपसे दुआएं लेना चाहेगा, वो इसी तरह का आपको दे देगा, कहेगा अच्छा बताओ ये किससे डिनोट करेंगे टैक्स ईयर से। ये इंतहाई आसान है। लेकिन अभी तक वो यहाँ से क्या पूछ रहा है सिर्फ, अगर टैक्स ईयर चेंज करना हो, अगर क्लास ऑफ पर्सन ने चेंज करना हो तो फिर तरीकाकार क्या होगा, अगर एक पर्सन ने चेंज करना हो तो तरीकाकार क्या हो, और फिर अगर क्या जो उसका टैक्स ईयर जो उसको अलॉट किया गया हो, क्या वो विड्रॉ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल विड्रॉ हो सकता है। कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। कैसे करेगा? उसको एक अपॉर्चुनिटी टू हर्ट देगा पहले, है, तो उसके बाद वो चेंज करेगा। अगर कोई बंदा उस चेंज से नाखुश हो तो बोर्ड को, और उसके फैसले के खिलाफ कहीं कहीं पे जा सकते हैं, नहीं, उसका फैसला फाइनल हो। तो ये मेरे बच्चे ओवरऑल बातें थी जो टैक्स ईयर में हमें पता होनी चाहिए। लिमिट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम होगी उसको हम कंप्यूट कैसे किया करेंगे? देखो अभी शुरुआत है, थोड़ा सा ना दिल बड़ा रखिएगा। कुछ चीजें हो सकता है अभी मैं एक आधी जो चीजें थोड़ी सी ऐसी वैसी अभी मैं छिड़वा के थोड़ा सा आगे जाऊँ, अभी चैप्टर 4 में ही रहेंगे, सारी बात है। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे करेंगे जो हमारे काम की हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ पे थ्योरेटिकल थोड़ा कम आता है, यहाँ पे ज्यादा आएगा न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकल के लिहाज से चलना है। जो हमारा न्यूमेरिकल शुरू होंगे वो चैप्टर 5 से ऑनवर्ड शुरू होंगे। यहाँ पे तरीकाकार हैं कुछ, यहाँ पे कुछ तरीकाकार होंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे जो काम की चीजें होंगी अभी हम कर लेंगे सारी, और उसके बाद हम मेरे बच्चे जो हमारे हेड्स हैं, जो मेन चीज है, हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। खैर जरा देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कुछ पढ़ेंगे मेरे बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के अंदर। किसी भी इंसान की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होते हैं, इन अल्फाजों के मतलब समझेंगे यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले हम किसका मतलब समझने जा रहे हैं? इनकम। सर इनकम किसको कहते हैं? कहता है इनकम इंक्लूड। अच्छा यहाँ पे ना अल्फाजों के कुछ मतलब होते हैं, एक होता है इनकम मीन्स, एक होता है इनकम इंक्लूड्स, और बात को होता है इनकम मीन्स एंड इंक्लूड्स। इस तरह पूछता है वो, अगर कोई बता रहा होता है आपको चीज, अगर तो वो कहीं बता रहा हो ना इनकम मीन्स, मीन्स का मतलब होता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस यही। इसके अलावा खबरदार आपने कुछ अपना दिमाग नहीं लड़ाना बीच में, मैंने जो बता दिया बस उसी को समझना। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं इनकम इंक्लूड्स, यानी कि जो आप लोग इनकम के बारे में समझते हो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे मैं इनकम को ये बता रहा हूँ, इसको भी दिमाग में रख लो। यानी कि ये थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन होती है इंक्लूड्स, यानी कि क्या कुछ होता है आपके दिमाग में जो है वो भी है, उसी को भी, उसको भी इनकम ही कहते हैं, लेकिन इसमें ये भी ऐड कर दो, ये भी इनकम से। और अगर होगा इनकम मीन्स एंड इंक्लूड्स, फिर जारी बात है ये हाइब्रिड किस्म की डेफिनेशन है, जिसमें जो यहाँ पे बता दिया गया वो भी, और जो कुछ आपके दिमाग में है वो भी। याद रखोगे इस बात को? तो बताने का अंदाज मैं बता रहा हूँ वो कैसे कोई डिफाइन क्या करेगा किसी चीज को। कहता है इनकम इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ शामिल होता है इनकम के अंदर? कहता है एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम, अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
अब मेरे बच्चे हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा ऑर्डिनेंस है या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हम यही पढ़ रहे हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे जो इनकम कमाएगा चार्जेबल टैक्स, वो कैसे कैसे कमाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, वो इस हेड के, इस एक्ट के तहत वो उसकी इनकम कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई बंदा बिजनेस से कुछ कमा रहा है, वो भी उसकी इनकम कहलाएगी। एक लफ्ज होगा यहाँ पे कैपिटल गेन। अगर वो अभी हम मतलब नहीं पढ़ रहे इनके क्या है, कैपिटल गेन से जो कमाएगा वो भी उसकी इनकम होगी। उसके बाद हम कहेंगे प्रॉपर्टी बेचना नहीं लफ्ज फिलहाल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी उसकी मेरे बच्चे इनकम होगी। और फिर मेरे बच्चे कुछ अदर सोर्स भी हो। ये जो पहला पॉइंट है, इन पांच की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में है ही ये पांच जो हमने पूरा पढ़ना है सिलेबस के अंदर। क्योंकि कंपनी का टैक्स तो पढ़ नहीं रहे, इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं, और इंडिविजुअल की जो इनकम होती है पांच के अलावा कहीं छठे सोर्स नहीं होता, वो कुछ और होते हैं। लेकिन मेन जो इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इन पांच हेड्स के तहत मेनली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ले बेटा, कहते हैं कि एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस ये जो पढ़ रहे हो, इसके तहत कोई भी बंदा ऐसी इनकम कमाए जो चार्जेबल टैक्स हो। हमने कहा कि सर वो कौन सी इनकम है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत चार्जेबल टैक्स, हमने कहा ये पांच सोर्सेज से कमाई हुई इनकम इस ऑर्डिनेंस के तहत वो टैक्सेबल है। सिर्फ आपको बता रहा हूं, मतलब बता रहा हूं कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम कहलाएगी जो आप इस ऑर्डिनेंस के तहत कमाते हो इनकम। और इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकम कमाने का मतलब क्या है, इन पांच हेड से। मुश्किल बात तो नहीं ना। उसके बाद दूसरा, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। अच्छा, आप बात करते आप कुछ ऐसी इनकम भी कमाया करोगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट जब आपने कमाया होगा जहां से, वहीं पे आपसे टैक्स ले लेगी। उसके बाद उस इनकम को आप इन हेड्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे, वो इनकम आपके हाथ में फिर एग्जेम्प्ट होगी। ये एग्जेम्प्ट क्या होती है मैं बता दूं, एक जस्ट एग्जांपल, चलें इसको देखिएगा। मिस्टर ए, ये मेरे बच्चे सीएफई लिमिटेड का शेयर होल्डर है, सीएफई लिमिटेड का शेयर होल्डर है। इस साल मान लो कि इसको 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है सीएफई, 1 लाख रुपए का डिविडेंड आ रहा है किसके हाथ में, मिस्टर ए के हाथ में। अब मुझे बताओ, इसी जो डिविडेंड इनकम है, मैं कह दूं मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, ये उसका कारोबार थोड़ी है, उसने एक कंपनी के शेयर खरीद के रख रखे हैं बस। इसको कारोबार का लफ्ज तो नहीं बोलो टैक्स की निगाह में। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो लहदा होती है, जो कारोबार प्रॉपर आप कई तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो तो फिर ही आता है ना मेरे वैसे बिजनेस, तो उसी को कहते हैं। तो ये बिजनेस भी नहीं, ये मैं कह दूं सैलरी है, सैलरी भी नहीं। कैपिटल गेन है, वो भी नहीं ये होता। प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली, ये जो बिल्डिंग शिल्डिंग वाली, ये वो भी नहीं। अदर सोर्स है, हाँ अदर सोर्स में अगर रखना चाहो तो चाहे इसको फेंक दो, है। लेकिन हमारे टैक्स के अंदर हम मेरे बच्चे इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रेजिम, एफटीआर। इसका मतलब क्या होता है, जब ये कंपनी इसको 1 लाख रुपया पे करेगी ना, कंपनी इसके ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट कर लेगी खुद ही, यानी कि 15,000 इसमें से लेस कर लेगी और वो भेज देगी गवर्नमेंट को, और 85,000 इसको भेज देगी। अब ये जो इनकम मिस्टर ए के घर में आई है, ये भी इनकम है। हम सिर्फ इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हम अभी टैक्सेबल इनकम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इनकम। मिस्टर ए की कौन सी इनकम इनकम कहलाएगी, हमने कहा कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जिन हेड्स के तहत अगर ये इनकम कमाएगा वो भी इसकी इनकम है। अगर ये ऐसी इनकम कमाए जो टैक्सेबल हो अंडर एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम इसको बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे इसका थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब क्या होता है, फिलहाल एक लफ्ज का सिर्फ बता रहा हूं। ये जो इसने टैक्स दे दिया यही इसका फुल एंड फाइनल है। इसके बाद इस इनकम के ऊपर इससे मजीद टैक्स नहीं लिया जाएगा, और ये इसको इस इनकम को बाकी इनकम का भी हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इनकम उसके घर जाएगी, लेकिन वो जो बाकी, वो जो अभी हम पांच हेड्स पढ़ गए हैं ना, इस इनकम को उस इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो इनकम है जिसके ऊपर ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका है। बस इतना भी, क्योंकि अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, परेशान नहीं होना। एफटीआर शेफ्टीआर हमने पढ़े नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत है, यहाँ पे कोई लफ्ज आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। हमने कहा कि किसी इंसान की इनकम, कौन सी इनकम को हम इनकम कहेंगे यहाँ पे, अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई इनकम कमा रहा हो, और इसका मतलब क्या है, पांच हेड्स। अगर वो कोई ऐसी इनकम कमा रहा हो जिसके ऊपर टैक्स लग रहा हो एज ए एफटीआर, और एफटीआर का मतलब क्या, फुल टैक्स फाइनल टैक्स रिजीम होता है। जो टैक्स इसने पे कर दिया वही टैक्स पे करना था। अब ये इनकम उसके सीधा घर में चली जाएगी, इस्तेमाल कर लेगा, इसको किसी और इनकम का हिस्सा नहीं बनाएगा। दोबारा टैक्स वालों को दिखाने की जरूरत नहीं है, इनकम भी मैंने कमा रखी है, चलिए इस तरह कह लो। इसको भी हम बोलेंगे, देखेंगे आगे जाके। उसके बाद कहता है कि एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसके अलावा कुछ और इनकम भी हो सकती हैं जिसको हम क्या करेंगे, हम उसको इनकम ट्रीट करेंगे। अगर उसने डिविडेंड यहाँ भी रख रखा है मेरे बच्चे, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट के ऊपर भी इस तरह का मामला होता है एफटीआर में, ये डिविडेंड के ऊपर भी एफटीआर वाला मामला ही होता है। लेकिन तो मेरे बच्चे, और इसके अलावा जो भी इनकम वो कमा रहा हो, अब वो और कौन कौन सी इनकम हो सकती है, जस्ट मैं ना सोच रहा था।
ये शादी ब्याह होते हैं ना, शादी ब्याहों के ऊपर लोगों का दिल करो था हम नोट फेंकें, लेकिन उनके पास नोट ही नहीं होते। वहां पे देखा एक बंदे का काम ही क्या है, वो लोगों को नोट बेचता है? उसके पास एक बैग है, उसके पास नए नोट है। वो कहता है कि भैया लाओ 1000 रुपया, ये लो पकड़ो दत्ती, फेंको इसको दोबारा। वो लोग फेंकते हैं, दोबारा फिर वही इकट्ठे करते हैं? लेकिन वो फिर इकट्ठे करके फिर उनको बेचता है? आपको लग रहा है ये कि यहाँ से कुछ कमा रहा है? और 1000 नई दत्ती के ऊपर पता नहीं वो कितने लोगों के थ्रू उसको बेचता होगा, यानी कि वो कितनी दफा उसको बेचता होगा, और 1000 के ऊपर पता नहीं कितने कमाता होगा। कभी कभार तो दिल करता है ये कमाल का कारोबार है, लेकिन उसके लिए मेरे बच्चे इकट्ठे भी आपने ही करने हैं। वो जरा थोड़ी सी उसके लिए आपको जाहिर बात है कि जिगरा चाहिए, क्योंकि उस वक्त दिल तो बड़ा कर रहा होता है पैसे इकट्ठे करने को, लेकिन वो लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, वीडियो ना बन जाए, हैं? पैर रख के बड़ी देर खड़े भी रहते हैं किसी नोट के ऊपर, हैं? कि चले जब सारे लोग इधर उधर होंगे तो उठा लेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है बेटा, हम कर नहीं सकते, उठा नहीं सकते वो पैसे, लेकिन फिर भी लेकिन जस्ट मुझे अब देखो, एक बंदा वो जो उसके पास 1000 की दत्ती है वो लोगों को बेच रहा है, लोग फेंकते हैं उसको दोबारा इकट्ठा करके फिर बेच रहा है। आज उसने कितने पैसे कमा लिए होंगे, ये भी तो इनकम ही है ना उसकी। क्या वो सैलरी है, क्या इसका बिजनेस है? बिजनेस भी हम इस तरह, ये बिजनेस थोड़ी होता है इस तरह का, है? इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन, ये चीजें तुमने दे रखी है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की है। जैसे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, मैं आपको उधार दे दूं, मैं बैंक तो नहीं हूं, मैं बैंक तो नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको सूद पर पैसे दे दिए। हमारे यहाँ पे ना सूद के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आप किसी को उधार दो, उसके ऊपर जो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, वो मेरे उसकी बात हो रही है। हम इसको वैसे क्या कहते हैं, सूद। अगर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, 1 लाख पड़ा हुआ है, आप आए सर मजबूरी है पैसे दे दो, मैंने कहा ये पकड़ो, लेकिन तो उससे 15% सूद भी लूंगा। अब मैं बैंक तो हूं नहीं, अगर मैं बैंक होता मेरा कारोबार होता, ये कारोबार तो है नहीं मेरा। तो इस तरह की जो इनकम कमा रहा होता है ना कोई बंदा, जैसे रॉयल्टी में किताबें लिखता हूँ, रसाले लिखता हूँ, वो जो छापता है वो मुझे पे करता है, ये भी कोई उस तरह। इसी तरह मेरे बच्चे डिविडेंड, अभी हमने बात कर ली, हालांकि वो यहाँ पे भी रख सकते थे, उसकी मर्जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब शायद यही किताब में सही जगह पे लिखा हो। फिर मेरी किताब पुरानी थी, वो इसको भी बाद में अकल आई। देखो मैं डिट्टो किताब उठाता हूँ वहां पे, तो ये उसका कसूर है ना मेरे बच्चे, मेरा तो कोई कसूर नहीं इसमें है। लेकिन तो ये मेरे बच्चे, और ये भी क्या होंगी, ये इनकम ही होगी। उसके बाद एनी लॉस ऑफ इनकम। अब ये देखो, दिमाग को चकराने वाला मामला नहीं, यानी कि नुकसान भी इनकम होता है आपका। लेवल नहीं हो गया सर, हम तो फिर बड़े अमीर हैं, हमारे पास तो इनकम इनकम है, क्योंकि हमने जब भी कुछ किया नुकसान ही हुआ है। तो सर हमारे घर तो फिर माजरा ढेर लगे पड़े हैं नुकसान के, क्या वो हमारी इनकम है? हाँ मेरे बच्चे, वो भी इनकम होता है। अब ये कैसे देखो, जब किसी इंसान की हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, मान लो एक मिस्टर ए, हम कहते हैं कि सर इस साल की अपनी इनकम बताओ। वो कहेगा अच्छा मैंने वो जो 5 हेड्स हैं, फिलहाल मैं लफ्ज क्या बोलूंगा उसके लिए, 5 हेड्स। सर उन 5 हेड से मेरी ये इनकम बनती है। उसके बाद सर मैंने कुछ एफटीआर जो सोर्सेज हैं उनसे भी ये इनकम कमाई। और उसके बाद सर मान लो कि कहीं ना कहीं और क्या था बोला, वो जो अदर सोर्सेज वाली थी, कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, हालांकि वो 5 हेड में चला जाता है, लेकिन फिर भी उसने अलग करके लिख रखा है। तो सर उसमें ये इनकम से, अब देखो जब ये इनकम हम कमा रहे होंगे ना, यहाँ से कुछ कुछ हेड्स ऐसे भी होंगे, जगह भी ऐसी भी होंगी जहां से खर्चे लेस करने की भी इजाजत हो। अज्यूम कर लेते हैं जो खर्चे थे, फिलहाल देखो किस हेड में होंगे वो हम बाद में देखेंगे। इस साल के कुछ खर्चे भी थे, वो खर्चे मैंने क्या किए, यहां से लेस किए। जब इनकम मेरी आई इस साल की, और इसमें से मैंने जब खर्चे लेस किए, तो इस दफा का क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस आ गया, अज्यूम कर लो साल 2024 था, मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हम क्या होगा, ये लॉस ये नहीं होगा कि अब टैक्स वाले इस लॉस को नहीं देखेंगे। टैक्स वाले कहेंगे देख तू जब तू कमाता था हमें क्या करता था, उसके ऊपर टैक्स देता था, और आज तो नुकसान में बैठा हूं। हम ये नहीं होगा कि अभी भी हम तुझसे टैक्स मांगे, लेकिन इस तरह नुकसान हुआ है ना, क्या याद करेगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जो बंदा एहसान करे उसका बदला एहसान के अलावा और हो भी क्या सकता है? तू हमें हमें टैक्स देके हमारे ऊपर एहसान करता था, अब हम तेरे ऊपर एहसान करेंगे, इस टैक्स को अगले साल में ले जा। अगले साल जब अगला साल होगा, टैक्स 2025 शुरू होगा, अब वो क्या करेगा, अब सारे हेड्स में दोबारा इनकम लिखता जाएगा सारे हेड्स में, और सारी ये पिछले साल का लॉस वो क्या करेगा, अपनी इन इनकम में से लेस कर लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हिस्सा तो इनकम्स में ही बन रहा है ना वो। हिस्सा मतलब देखो, इस साल एक इनकम थी आपकी 500 की, एक इनकम थी 400 की, एक इनकम थी 300 की, और मेरे बच्चे पिछले साल का जो लॉस है वो था मेरे बच्चे 450। उसने कहा कर लो यहां से एडजस्ट। जब इस साल की टोटल इनकम थी, वो लॉस लेस करने के बाद ही इनकम बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसने पिछले साल के लॉस को इस साल इनकम का हिस्सा बना दिया। अगरचे ये नेगेटिव है, ये इस साल की इनकम को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब इनकम कम हो रही होगी, हमें फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होगा। जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, ये तो असूल है। इसलिए तो हम इनकम को छुपाने की कोशिश करेंगे,
याद रखो कि इस सेंस में मेरे बच्चे बोल रहा है, ये ना कहना कि सर लॉस कैसे इनकम बन सकता है, ये तो पागलपन है, हम नहीं पढ़ते सर, जा रहे हैं, ये तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें लॉस भी इनकम बोल दिया उसने। नहीं मेरे बच्चे, आपने क्या करना है इसको, ये किस लॉस की बात हो रही है, जो अगले सालों में जाके आपकी इनकम का हिस्सा बनेगा और आपकी इनकम को कम करेगा। मुश्किल बात तो नहीं। लो बेटा, आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, अच्छा बता इनकम क्या होती है, तो क्या बोलेंगे उसको, सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके तहत जो इनकम बनती है किसी इंसान की, वो 5 हेड्स हैं, वो भी इनकम है। कोई बंदा एफटीआर के तहत, वो भी एक देखेंगे आगे। और सर कोई और अदर सोर्सेज भी हैं बड़े सारे, वहां से कोई इनकम कमा रहा हो, और सर जो हमारा लॉस होता है इनकम के ऊपर, वो भी इनकम ही होती है। मुश्किल बात, देख लेना, डिफाइन कर देना मेरे बच्चे को, डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी पूछता है हमसे कि इनकम को डिफाइन करो। और ये अभी हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी सी डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। ले बेटा, उसके बाद अब किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, टैक्स को। टैक्स को बताने जा रहा है कि टैक्स क्या होता है। वैसे तो हमें पता है एक मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए की 1 लाख रुपए इनकम है, टोटल इस साल की जो सारे हेड्स से मिला हम लोग के, मान लो उसकी इनकम कितनी बनी है मेरे बच्चे, 1 लाख। अब टैक्स वालों ने कहा कि सर आपका, अज्यूम कर लेते हैं सर आपका 10% टैक्स बनता है, तो कितना टैक्स हुआ मेरे बच्चे, 10,000। ये बात कर रहा है इसकी। टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर, जो भी हैं ये सारे जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2, जैसे चार्ज ऑफ टैक्स एंड इंक्लूड्स। बच्चे ये जरा ऑर्डिनेंस के लिहाज से वो चीजें बता रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये देखना, टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस तरह लफ्ज बोलते हैं, इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा हो टैक्स, हम उसको टैक्स बोलेंगे। जैसे मान लो हमारा ये ऑर्डिनेंस कह रहा है अगर ₹1,00,000 कमाओ उसके ऊपर 10% टैक्स है, तो अज्यूम करो, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो 10,000 की अमाउंट है ये क्या होगी, ये टैक्स कहलाएगी, ऐसे ही। अब हुआ क्या कि इस साल मैंने जो टैक्स रिटर्न जमा करवानी थी वो करनी थी 30 सितंबर को, लेकिन नहीं करवाई। टैक्स वालों ने कहा कि राणा साहब 30 सितंबर को आपने वो 10,000 लेकर आना था, लेकर नहीं आए। मैंने कहा कि सर वो लेट हो गए, बिजली के बिल देते हुए सर वो पैसे बचे नहीं, अब मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर मुबारक हो, अब आते हुए ₹500 इसमें और ऐड कर लेंगे। मैंने कहा ये क्या है, कहता पेनल्टी, टाइम पर आए नहीं और फिर भी 10,000 लेकर आओगे, तो ये जो ₹500 पेनल्टी है। मैंने कहा कि सर ये किस चीज का, कहता टैक्स। मैंने कहा सर ये तो पेनल्टी है, कहता मुबारक हो, पेनल्टी भी टैक्स ही होती है, अगरचे इसका नाम क्या है पेनल्टी, लेकिन उसने किसकी डेफिनेशन में रख दिया उसको, टैक्स की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स रूल्स के अंदर जो हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज होती है वो टैक्स ही होती है, लेकिन हो टैक्स से रिलेटेड, कोई और पेनल्टी ना हो। ये ना हो कि किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया हो, उस बंदे ने हमारे ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज की हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज हो जो आम लोगों, नहीं नहीं, जो टैक्स वाले हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज करते हैं, टैक्स लेट वगैरह, रिटर्न वगैरह लेट फाइल करने की वजह से, या हमने क्या कर रखी हो, हमने टैक्स छुपाने की कोशिश की हो। हमारी इनकम बनती थी 1 लाख, मैंने लेकिन टैक्स वालों को 70,000 लिखे, जब 10% लगाएंगे 7,000 बढ़ेगा, मौजे लग जाएंगे। टैक्स वालों को पता चल गया, उन्होंने मेरा ऑडिट करवाया, उनको पता चल गया कि राणा साहब ने 30,000 कम दिखाया था, फिर उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई, ताकि आइंदा ये गलती ना करूं। ये जो पेनल्टियां टैक्स वाले लगा रहे होते हैं, लेट वाली या टैक्स कम अमाउंट कम दिखाने वाली टैक्सेबल इनकम की, तो वो पेनल्टी भी आज के बाद मैं क्या क्या या ये कह लो मैं क्या कहूंगा उसको, या क्या कहलाएगी, टैक्स ही कहलाएगी। मुश्किल बात तो नहीं। उसके बाद कहना फीस और एनी अदर चार्ज। अच्छा भैया आप गए टैक्स वालों के पास, उन्हें जब आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई, उन्होंने कहा कि सर देखो मैंने टैक्स वगैरह रिटर्न जमा करवा दी, मैंने कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, उन्होंने कहा था कि जो एक ना अपना टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आना कि तेरा सारे मामला क्लियर है। सर वो सर्टिफिकेट देना, उन्होंने कहा कि ₹500। मैंने कहा सर किस चीज का, कहते टैक्स। मैंने कहा लेवल ही हो गया सर, ये भी टैक्स, कहता हाँ ये भी टैक्स है। तो इस तरह कभी हम क्या कर रहे हो, कोई भी फीस पे कर रहे हो, तो इस तरह क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसकी एग्जांपल बस दिमाग में रख लेना, इस तरह की है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने लिया उनसे टैक्स रिटर्न टैक्स का, तो मेरे बच्चे उसके लिए जो हम फीस पे कर रहे हैं वो भी हमारी समझो क्या कंसिडर होगी, टैक्स ही कंसिडर होगी। उसके बाद एनी सम और अमाउंट लेविएबल और पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कहता है कि हो सकता है, ये ऑर्डिनेंस के बोल रहा है। देखो ये जो ऊपर की जो 3 इनकम्स बताई हैं, ये 3 इनकम्स बताई हैं, किसने बनाई, इस ऑर्डिनेंस ने बकवास की। ये ऑर्डिनेंस ही कह रहा था कि भैया ये 3 इनकम जो ऊपर मैंने बोली है ये क्या कहलाएंगी, टैक्स। जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा हो, जो पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा रही हो, या कोई फीस पे कर रहे हो आप इस ऑर्डिनेंस के तहत, वो टैक्स ही होगी। और ये ऑर्डिनेंस बोलता है कि हो सकता है मैं कोई इनकम भूल ना गया हूं, इसके अलावा भी अगर मैं आपको कहूंगा ना कुछ पे करो टैक्स वालों को, वो भी टैक्स ही हो। यानी कि अभी भी उसके पास उसके दिल में कुछ है अरमान, लेकिन उसको याद नहीं आ रहे। उसने कहा कि जब याद आएंगे मैं आप वो भी बता दूंगा आपको, फिलहाल बस इतना दिमाग में रखो। तो 4 चीजें टैक्स कहलाती हैं। कौन कौन सी, जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, जो हम पेनल्टी पे करते हैं, जो हम कुछ फीस वगैरह पे कर रहे होते हैं, या कोई और अमाउंट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हमारे ऊपर लेविएबल।
हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो। मुश्किल बात तो नहीं। इनकम किसी को बता दो कि इनकम किसको बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं बताने के काबल। सर अभी तो याद नहीं है, अभी तो आपने पढ़ी है, हो सकता है अभी याद ना हुआ हो, लेकिन घर जाके याद करोगे ना इसको। ये याद करने वाली बातें हैं मेरे बच्चे, इनको रीड नहीं करना, इनको क्या करना है, याद करना है। अब अगली बात, ठीक है, अब मेरा ख्याल है ये गलत लिखा गया उसमें। तो बेटा हेड्स ऑफ इनकम, ये होगी हमारे मेन काम। चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड हम यही चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, जो मेन होगा, जहां से वो न्यूमेरिकल बनाएगा। तो बेटा अगर कोई बंदा इनकम कमा रहा हो, वैसे तो और बड़े सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मेन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जो हेड्स ऑफ इनकम का मतलब है, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनको लग रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को कोई बंदा इनकम कमा रहा होगा ना, वो कहाँ से कमा रहा होगा, कहता है या तो वो कहीं पे नौकरी कर रहा होगा, अगर नौकरी कर रहा होगा इसको क्या मिल रहा होगा वहां से, सैलरी। तो मेरे नजदीक वो कहता है कि इसकी जो सैलरी इनकम है वो इनकम हो सकती है, या इसके अलावा वो क्या कर रहा होगा, हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दे रखा। ये पढ़ेंगे इसको कि किस प्रॉपर्टी इनकम की बात हो रही है। यहां से हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। या हो सकता है वो बंदा क्या कर रहा होगा, वो कोई कारोबार कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो अगर बिजनेस कर रहा होगा तो उसकी कौन सी इनकम आ रही होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी। या हो सकता है वो क्या कर रहा हो, वो घर के पड़े हुए जेवरात ऐसी वैसी चीजें बेच रहा हो, बेशरम नशेई है। तो ऐसे वही कर रहे होते हैं ना, उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे। वैसे तो लोग बना रहे होते हैं, लेकिन ये नशेई घर की चीजें बेच रहे होते हैं। जैसे हमारे मुल्क की गवर्नमेंट, सारे जो इनके वो हैं कंपनियां शंपनियां हैं गवर्नमेंट की, वो सारी बेचे जा रहे हैं, नशेई हुए ना, कहते इमरान खान को थे, लेकिन खुद नशेई निकले। ले बेटा, तो कैपिटल गेन यानी कि इसमें फिलहाल इतना दिमाग में रख लो, ये घर में जो जेवरात वगैरह पड़े होते हैं, अभी ये लफ्ज दिमाग में रखो, उनको बेच के अगर कोई बंदा कमा रहा हो तो ये इनकम हो सकती है? उसके अलावा मेरे बच्चे वो कहेगा हो सकता है कोई और से भी ये कमा रहा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, है? इनकम फ्रॉम, ये इसमें बहुत सारी इनकम्स आएंगी, बेतहाशा इनकम आएगी, अभी परेशान ना हो। सिर्फ मैं वैसे अभी लफ्ज बोल रहा हूँ कि अभी जो आप पढ़ के आए थे ना पीछे, जैसे मान लो कोई बंदा पैसे जिसके पास पड़े हुए लोगों को उधार दे रहा है, उससे कमा रहा है। कोई बंदा किताबें लिख लिख के कमा रहा है, उससे आ रही होंगी। या लोगों के निकाह पढ़ा रहा है कोई बंदा, उससे आ रहे होंगे। हो सकता है ना बंदा बथेरे कोई काम कर रहा होता है, या मान लो कि अदालतों के बाहर खड़ा होता है और वहां पे झूठी गवाहियां दे रहा है और उससे कमा रहा है। बड़े सारे लोग कारोबार है उनका। जिस बंदे के ऊपर अदालतों में वहां पे सबसे ज्यादा अल्लाह माफ करे फटकार पड़ी होगी ना, वो वहां पे मेरे बच्चे क्या कर रहा होता है, वो झूठी गवाहियां देते हैं। देखो वहां पे गवाही के लिए बंदे चाहिए होते हैं, अवेलेबल, अवेलेबल ऑन रेंट। सच्ची आप पता नहीं, आप लोगों को ना एक तो प्रैक्टिकल लाइफ के ना पता कौन है। सर वो बताना सर, कहाँ पे आके खड़े होना सर, जगह बता रहे सर, हम भी कल से वहीं पे मिलेंगे सर आपको। अल्लाह माफ करे, क्यों झूठी गवाहियां देनी है हमने, किसी का नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ये आम सा कारोबार, ये भी जो बंदा ये कमा रहा होगा, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसका कारोबार है, ये ऐसा नहीं तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होगी उसकी। और एक तो मान लो कि वो चर्च बेच रहा है, हाँ हो सकता। एक मैं चीज और बता दूं आपको, टैक्स वाले कहते हैं चाहे चर्च बेचो, भंग बेचो, जो मर्जी बेचो, अगर जो पैसा आपके घर आ गया वो इनकम है, इसके ऊपर टैक्स। मैं सच्ची बता रहा हूं, टैक्स वालों को आपके चर्च बेचने में कोई एतराज नहीं है। हाँ बोले ना बात है, जब आप खुदा ना खासा चर्च का कारोबार कर रहे होंगे और टैक्स वाले आएंगे आपके घर पर, इतना कमा रहे हो हमें भी दो टैक्स लेकर जाएंगे, तो जाते जाते एफआईए वालों का, पुलिस वालों का, सबका दावा जाओ, है तो पता नहीं सुते पे चर्च का कारोबार कर रहे हैं। मैं अपना हिस्सा तो ले आया, उसको पकड़ो जाके, है तो ये हाल होता है मेरा, सच्ची बता। टैक्स वालों के इससे कोई लेना देना नहीं कि इनकम कहां से आई, वो कहते हैं इनकम आ गई, इसके ऊपर टैक्स दो। जो मर्जी तरीकाकार है, लीगल है इलीगल है, वो बाद में देखेंगे, आपके खिलाफ जो रेलिवेंट इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे। हमारा काम इनकम के ऊपर टैक्स लेना, वो हम पहुंच गए हैं। बेटा देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम। जब हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो मेरे बच्चे कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। आज के बाद याद रखना, जो हेड्स ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, वो कितने, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर आप कुछ कमाएं और इनमें किसी में भी ना जा रहा हो, एक खूक आता है, उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो भैया यहाँ पे ये 5 हेड्स हमने पढ़ने हैं। अब होगा हमारे पेपर में क्या, हम यही चैप्टर हमने कवर करने हैं, यही हमारा सिलेबस, इन्हीं को हमने पढ़ना है यहाँ पे मेनली। बाकी जो होंगे ना इधर उधर के, वो अभी छोटा मोटा कहीं पे आ जा करेगा, रेफरेंस आ जा करेगा, कुछ छोटा सा टॉपिक बता दिया उसने। मेन ये है जो हमारे पेपर में कवर होंगे। अब मेरे बच्चे इसमें होगा क्या, 1 2 3 4, इन 4 हेड्स को मिला के वो एक क्वेश्चन बनाएगा आप,
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको हम इनकम का क्वेश्चन कह रहे होते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे ये जो बिजनेस है ना, ये अलग इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 7-8 होंगे यहाँ, इसका वो अलग न्यूमेरिकल पूछता है हमसे। थ्योरेटिकल भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, न्यूमेरिकल यानी कि हमारे सिलेबस में अब उसका जो रुझान है पेपर के अंदर, वो 2 न्यूमेरिकल पूछता है मेन। छोटे मोटे भी हो सकते हैं उसके अंदर। वो 2 न्यूमेरिकल 5 हेड्स में से बनते हैं। एक मेरे बच्चे बिजनेस के अलावा बाकी 4 हेड में से ये बड़ा सवाल होता है, कोई 18 से 25 नंबर के राउंड। और एक मेरे बच्चे बिजनेस का सवाल बनाता है, ये तकरीबन कोई मेरे बच्चे 10 से 18 नंबर के राउंड, ये मोस्टली यहाँ तक बना रहा हूँ। तो उसकी वेटेज जी कोई 15 से 20 नंबर के राउंड सिर्फ बिजनेस की, ये 2 चैप्टर उनकी मेरे बच्चे वेटेज है आई कैप के अंदर। तो इस तरह मेरे बच्चे अब हमने क्या स्टार्ट करेंगे बोला, 1-2 दिन के बाद पहले हम चैप्टर 4 में जो काम की चीजें पढ़ने, बेसिस जरा पक्की कर लें। इन हेड्स को ही हमने पढ़ना है। और हेड्स ऑफ इनकम कोई भी बंदा आपसे पूछ ले, आपने उसको बताना है सर 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अब अगली बात देखिएगा, हमने क्या करना है, इन 5 हेड्स में जो आपने इनकम कमाई होगी, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, मान लो इन 5 हेड्स के अंदर जो भी आपने इनकम कमाई होगी, जब इन 5 हेड्स की इनकम को जमा करेंगे, हम उसके लफ्ज बोला करेंगे टोटल इनकम। चलो इसको अलग रख लेते हैं। 5 हेड्स का तो पता चल गया ना, मैं जरा थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आगे आ ही जाना है वैसे भी। 5 हेड्स का हमें पता चल गया, 1 2 3 4 5, वो जो भी है। सैलरी, या दिल नहीं करता, फिर सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, और अदर सोर्स है। यही है ना बेटा? सही करके लिखने की जरूरत तो नहीं ना, समझ आ रही है ना आपको? हाँ, एवं ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं बेटा। 1 लाख रुपये, 50,000, 30,000, 20,000, 1.5 लाख रुपये। बताओ भैया, कल से आप सबके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ये बी लॉ सी लॉ नहीं है मेरे बच्चे। और आपने पेपर बी लॉ और सी लॉ में भी अगर आप पढ़ रहे हो, उसमें भी कैलकुलेटर पेपर में साथ लेके जाना है। वहां पे भी कोई एक आधा सवाल ऐसा आ सकता है, आगे जाके जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा 350, 3,50,000, ले बेटा। ये हमारी, ये जो पांचों हेड्स की इनकम हम इकट्ठी करेंगे, इसका नाम हुआ करेगा टोटल इनकम। क्या लफ्ज होगा? लेकिन हम किसी भी इंसान की ना टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। हमने निकालनी कौन सी इनकम है? टैक्सेबल। अब कानून कहता है टोटल इनकम में से एक चीज मैं आपको लेस करने की इजाजत देता हूं, उस चीज का नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। लफ्ज क्या है इसका? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल, उसके बाद टेबल, जल्दी बोल देना, डिडक्टेबल अलाउंस। अब ये क्या होंगे? ये 4 तरह के, ये इसी चैप्टर के अंदर उनका रेफरेंस। उनमें से एक का लफ्ज में मैं नाम बोलूंगा, वो है जकात। जकात, ये सिर्फ 4 है। डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं? सिर्फ 4 है। जब इन पांचों हेड से आप इनकम इकट्ठी कर लिया करेंगे, उसका नाम क्या होगा? टोटल इनकम। हमेशा याद, इन टर्म्स को याद रखना आपने। टोटल इनकम क्या होगी, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होगा, टैक्सेबल इनकम क्या होगी, अब इनका पता होना चाहिए। कोई बंदा, आज आप क्लास से बाहर निकले, कोई बंदा पूछो रुक क्या करके आया, कहता टैक्स पढ़ के आया। कहता बता टोटल इनकम क्या होती है, क्या बोलोगे उसको? पांचों हेड्स की इनकम को इकट्ठा कर लें तो क्या बनती है? टोटल इनकम। अगर उसने ये पूछ लिया कि डिडक्टेबल अलाउंस बता, आप बोलेंगे वो 4 तरह के, अभी सर ने बोला था, अभी हम इसको पढ़ेंगे 1-2 दिन में, लेकिन वो 4 तरह के अलाउंसेस हैं। अलाउंस का मतलब फेवर्स ये कह लें चाहे इसको, या ये कह लें डिस्काउंट कह लें, सादा अल्फाज में अलाउंस कह लें, डिस्काउंट कह लें, या आपको फेवर्स कह लें। 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। वो डिडक्टेबल अलाउंस क्या करते हैं? वो आपको कहता है कि जकात, अगर आपने किसी को, वो कौन सी जकात जो भी हो वो भी देखेंगे, अगर आपने 10,000 जकात पे कर रखी है, तो आप टोटल इनकम में से कम कर लो। गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं आप, क्योंकि वो लगाने जा रहे हैं आपकी इनकम के ऊपर टैक्स। हमने कहा सर सारी इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हमने जकात भी तो दी है। कहता अच्छा, नेकी का काम किया है। तो ये डिडक्टेबल अलाउंस में फॉल करते हैं, वो 4 चीजों में से एक है, इसको क्या कर लो, यहां से लेस कर लो। जब हमने डिडक्टेबल अलाउंस अगर एक है, या वो बाकी 3 तरह के हैं, अगर वो भी हो बीच में या एक, मोस्टली यही होता है, वो बात हम देख लेंगे। इसको लेस करने के बाद, टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करते हैं, उसके बाद ये कितनी अमाउंट आ गई? 3,40,000। ये कहलाया करेगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, काबिल टैक्स इनकम। अब मेरे बच्चे, टोटल इनकम क्या होती है वाला? पांचों हेड्स की इनकम को इकट्ठा कर दें, टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें, तो उसके बाद आने वाली इनकम ही हमेशा टैक्सेबल इनकम हो। सर इस साल में मान लो कि डिडक्टेबल अलाउंस है ही नहीं कोई भी, हम फिर भी नाम लिख के आगे उसके लाइन लगा दिया करेंगे। लाइन लगा दिया कि नहीं है तो कोई मसला नहीं,
हम कौन सा बीच में ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं उसमें से, फिर हम कहेंगे अब क्या निकली है, टैक्सेबल इनकम, ताकि उसको प्रेजेंटेशन दिखा सके कि टैक्सेबल इनकम हमेशा किसको लेस करने से आती है, डिडक्टेबल अलाउंस को। और डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं कितनी तरह के, सिर्फ 4 तरह। पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन अब उसने 4 कर दिए, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मुश्किल बात तो नहीं होती मेरे बच्चे, ये सारा लिख रखा है आपने, मिल जाएगा वैसे, जो कोई काम की चीज होगी वो बाद में बता देंगे आप। ले बेटा, कहता है फॉर द पर्पज ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब लफ्ज जहां पे आ जाए ना, उसका मतलब है इनकम कैलकुलेट करने के लिहाज से, और खासतौर पर टोटल इनकम कैलकुलेट करने से लिहाज से। अब टोटल इनकम का मतलब क्या है, इन 5 हेड्स की इनकम क्या कहलाएगी, टोटल इनकम। ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड, यानी कि अगर हमने टोटल इनकम कंप्यूट करनी हो, तो ये 5 हेड्स की इनकम को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो हमारी कौन सी इनकम करेंगे, टोटल इनकम। और वो कौन कौन सी है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमें पता चल गया। द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्राइव्ड बाय द पर्सन इन दैट टैक्स ईयर, दैट इज रिड्यूस्ड बाय टोटल। अब यार एक और चीज देख, परेशान तो नहीं ना हो रहे, ये तो नहीं लग रहा है यार बीला और सीलो ही सही था, ये पता नहीं क्या चल रहा है। ना ना मेरे बच्चे, यकीन कर लो, हिम्मत रखनी है। 2 महीने में हम कर भी क्या सकते हैं, जितनी की मेहनत करनी है इतनी की करनी है जिसमें सिर्फ पेपर पास। ना तंग करने वाला मामला है ही नहीं आपके ऊपर। दो बेटा, तो देखिएगा, एक बंदा है, उसकी सैलरी है 3 लाख रुपए। आगे जाके ना कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे सैलरी के। सैलरी में से आगे एक रूल होगा, सैलरी में से कोई खर्चा लेस करने की आपको इजाजत नहीं होती टैक्स वालों की तरफ से। कहते हैं जो आपकी सैलरी आ रही है ना, वो सारी हमें दिखाओ। अगर सैलरी कमाने के ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा हम आपको लेस करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ सर मेरे आने जाने का खर्चा, मैं खाने पीने का खर्चा फलाना, सर लाख रुपया खर्चा हो रहा है, वो कह रहे हैं हम इसको लेस करने की इजाजत नहीं देंगे। तो सैलरी जितनी है वो पूरी की पूरी दिखाओ। क्या रखोगे इस बात को। अच्छा, उसके बाद मेरा एक कारोबार भी है, मेरी एक दुकान भी है। अब ये मेरी दुकान जो मैं कर रहा हूँ, मान लो मैं दिन में सारा दिन नौकरी करता हूँ, शाम को वापस जाके दुकान खोल लेता हूँ। अब वो दुकान मेरी क्या है, वो कारोबार है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। मान लो इस साल का जो मेरी दुकान का जो रेवेन्यू है, वो है मेरे बच्चे 2,50,000, 2,50,000। मैंने टैक्स वालों को दिखाया, ये 2,50,000 मेरा टोटल रेवेन्यू है, जो मैंने कमाया है, कमाया मतलब रेवेन्यू इकट्ठा किया है। टैक्स वालों ने कहा कि चलो इसको टोटल इनकम में शामिल करो। मैंने कहा कि सर कितने जुल्म वाली बात है, सर इस दुकान के ऊपर मेरे खर्चे भी तो हो रहे हैं, उनका क्या करूं। टैक्स वालों ने सोचा यार ये तो जुल्म होगा अगर हम ये कहें, एक बंदा बेचारा दुकान कर रहा है, उस दुकान के ऊपर खर्चों को हम लेस ही न करने दें, और सीधा उसको कहेंगे दुकान से जितना कमाया सारा टोटल इनकम में शामिल कर। यहाँ पे फिर आपको इजाजत होगी। मान लो कि मैंने कहा कि सर इस 2.5 लाख को कमाने में, इस दुकान में मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा भी हुआ है, तो टैक्स वाले कहेंगे ठीक हो गया, इसको लेस कर लो। अब मैं इसको लेस करूंगा, मेरी यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आएगी बोला, 1 लाख रुपया। और मान लो इनकम इसी तरह बाकी भी अब सादा करके लिख लेते हैं फिलहाल, हालांकि वहां पे भी खर्चे लेस करने की इजाजत होगी। जैसे कैपिटल गेन है, यहां से मैंने कमाया 80,000, और यहाँ पे मैंने कहा कि सर इस कैपिटल गेन को कमाने में मेरा 30,000 खर्चा भी हुआ है, उन्होंने कहा लेस कर लो, अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000। फिर मैंने प्रॉपर्टी कमाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई, मैंने कहा कि सर मैंने 3 लाख रुपया कमाया, लेकिन सर मेरा 1 लाख रुपया खर्चा भी हुआ है, उन्होंने कहा दो लेस कर लो। यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख रुपया। फिर मैंने कहा कि सर अदर सोर्स मैंने कमाया है, और सर अदर सोर्स का मान लो कि 3,50,000 था, लेकिन सर मेरा 2.5 लाख रुपया खर्चा भी आया, उन्होंने कहा जल्द लेस कर लो, 1 लाख रुपया। और जब इन 5 हेड्स की इनकम को जमा करवाया, तो कौन सी इनकम आएगी, टोटल इनकम। वो याद रखना आपने, वो टोटल इनकम क्या है। मुश्किल बात तो नहीं है। अब एक चीज पढ़नी है सर, ये तो आपने पहले बताया नहीं था कि हर हेड में भी आपको कुछ खर्चे लेस करने की इजाजत होती है। ये पहले तो नहीं हमने डिस्कस किया था, पहले तो हेड की सारी सारी इनकम उठा के हमने इकट्ठी कर ली थी। लेकिन अब हमने एक और चीज आपको बताई कि भैया कुछ हेड्स ऐसे हैं जहां पे उन हेड्स के अंदर आप जो इनकम कमाओगे, वहां से कुछ खर्चे लेस करने की आपको इजाजत होगी। जैसे एक हेड में इजाजत नहीं है, लेकिन बाकियों में तो है। ये जो आपको यहां पे खर्चे लेस करने की इजाजत होती है, इसको कहते हैं डिडक्शंस। इसके लफ्ज क्या होता है, डिडक्शंस। आप कहेंगे सर ये डिडक्टेबल अलाउंस ही हुआ ना, ना, डिडक्टेबल अलाउंसेस सिर्फ 4 है। हर हेड में उसकी रेलिवेंट इनकम कमाने के ऊपर जो खर्चा अलाउ होता है आपको टैक्स वालों की तरफ से, ये लेस कर लो, उसके लफ्ज बोला करेंगे आज के बाद डिडक्शंस। वो क्या होती हैं, डिडक्शंस। अब मैं आपको अगर ये कहूं, एक है डिडक्शंस, एक है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शंस क्या करती हैं, ये हमारी इनकम को कम करती हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए, है अच्छी चीज है हमारे लिए डिडक्शन।
ये हमारी इनकम को कम करती हैं, लेकिन क्या टोटल इनकम को कम करती है? नहीं, ये पर्टिकुलर हेड में, ये पर्टिकुलर हेड में, ये पर्टिकुलर हेड में हमारी इनकम को कम करती है। देखो, अगर ये डिडक्शन अलाउ ना होती तो बिजनेस की इनकम यहाँ पे कितनी आनी थी टोटल में? 2.5 लाख। लेकिन उन्होंने कहा कि सर, जो बिजनेस इनकम कमाने के ऊपर आपने खर्चा किया उसको लेस कर लो। वो कितना हुआ? ₹1,00,000 का। तो 1.5 लाख रुपया, तो ₹1,00,000 मेरा यहाँ पे टोटल इनकम में आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिडक्शंस होती हैं, ये हर हेड में स्वाइस सैलरी के आपको अलाउ होती हैं। और डिडक्शन का आपको फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। डिडक्शंस हर हेड में इनकम को कम करती हैं। पहले आप क्या करते जा रहे होंगे? डिडक्शंस, 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 डिडक्शंस लेस करके आप क्या कर लेंगे? जो इनकम आएगी यहाँ पे उसको सबको जमा कर लिया, टोटल इनकम आ गई। अब यहां से टैक्स वाले आपको एक और चीज लेस करने की इजाजत देंगे, उसका नाम क्या होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। जब इसमें से उसको लेस कर लोगे मजीद, फिर हमारी क्या आएगी? टैक्सेबल इनकम। मुश्किल बात तो नहीं ना? चलो, वैसे ही आपको तंग करने की बात है। देखो भाई, आपको पता चल गया सर हमारे 5 हेड्स हैं। उन 5 हेड्स में से जब हम सारी इनकम इकट्ठी कर लें, सारी इनकम हम इकट्ठी करते जाएं, तो वो इनकम कौन सी कहलाती है? टोटल इनकम। जब ये टोटल इनकम आई होगी, इससे पहले कुछ लेस हो चुका होगा। क्या? डिडक्शंस। डिडक्शंस ने क्या किया होगा? हमारी इस टोटल इनकम को कम किया होगा। और ये हमारी एक फिगर आ गई टोटल इनकम की। क्या इस टोटल इनकम में से मजीद टैक्स वाले हमें कुछ लेस करने की इजाजत देंगे? हाँ, डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये कितने हैं बोला? 4। सिर्फ 4 ही है, तो इसको हम लेस करेंगे। इसके बाद जो फिगर आएगी यहाँ पे मेरे बच्चे, वो क्या होगा बोला? वो हमारा कौन सी इनकम होगी? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल। अब ये वो इनकम होगी जिसके ऊपर आगे जाके हम इंशाल्लाह कल परसों डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर हम लगाया करेंगे टैक्स रेट। टैक्सेबल है ना ये, अब वो कहेंगे काबिल टैक्स इनकम है, इसके ऊपर रेट लगाओ और हमें टैक्स पे करो। हम मान लो कि हमारा टैक्स जो रेट निकला वो निकला 10%, हमने इसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगा दिया। 10% टैक्स रेट लगाने के बाद हमारी कौन सी अमाउंट आएगी आगे? टैक्स। इसको हम कहेंगे ग्रॉस टैक्स, अज्यूम कर लो। वैसे समझा रहा हूं अभी आप, सिंपल सी बात है। और मजे की बात क्या है, ये जो हमारी ग्रॉस टैक्स की फिगर आएगी ना, टैक्स वाले कहेंगे अरे आपको एक खुशखबरी दें। हमने कहा क्या? कहता क्या याद करोगे, इसमें से भी कुछ लेस कर लो। इसमें से भी हमें कुछ मेरे बच्चे चीजों को लेस करने की इजाजत हो। और वो क्या है? वो बच्चा जानता है? कोई ग्रॉस टैक्स में से कुछ लेस करने की इजाजत है? कुछ होगा? हाँ, मान लो कि अगर अगर हमारा कोई पहले से कुछ एडवांस टैक्स वगैरह पड़ा हो, हमने कोई पे कर रखा हो, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा जाओ इसमें से क्या कर लो, उसको लेस कर। या एक लफ्ज चले इस तरह फिलहाल, अभी इस एडवांस टैक्स को लेस करो इस। अब इसके बाद हमारा कोई आ जाएगा टैक्स। मान लो ये हमारा है टैक्स पेबल, अज्यूम कर लो, समझाने की बात कर। टैक्स वाले कहेंगे क्या याद करोगे, इसमें से भी कुछ लेस करने की इजाजत है। वो जो टैक्स, इस ये जो टैक्स पेबल या टैक्स लायबिलिटी होगी ना, इसको भी कुछ चीजें कम करती हैं। उसके लफ्ज आगे जाके हम नहीं सॉरी, थोड़ी सी चीज माजरत, थोड़ा 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 खैर दो खैर। तो बेटा हमारी क्या आगे? टैक्सेबल इनकम। कुछ चीजें टैक्सेबल इनकम को भी कम किया करेंगी, टैक्सेबल इनकम को कम नहीं करेंगी। यहाँ पे हमारा टैक्स आ जाएगा ग्रॉस टैक्स। कुछ चीजें होंगी जो ग्रॉस टैक्स को भी क्या करेंगी? कम करेंगी। उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे टैक्स क्रेडिट। ये आगे आएंगे, तो हैं दूर, एक चैप्टर है बस हमारा, लेकिन ये भी आएंगे। ये क्या करेंगे? टैक्स, ग्रॉस टैक्स जो हमारी फिगर निकली होगी उसको लेस करेंगे। अच्छा, ये हमारी फिगर आ गई, उसके बाद टैक्स क्रेडिट, वो जो ये फिगर आई है हमारी, हम कहेंगे ये हमारा कहीं ना कहीं नेट टैक्स निकला है भैया हमारा जो भी है। वो कहेंगे इसको भी लेस कर लो। वो कैसे? वो एडवांस टैक्स है, जो आपने कहा पहले आया हो उसको मजीद लेस कर लो। ये टोटल लेस हैं जो हमें इजाजत होती है इस पूरे सिलेबस के अंदर, जो हमने टोटल लेस पढ़ने हैं। मतलब कौन कौन से लेस पढ़ेंगे? डिडक्शन। डिडक्शन किस चीज को कम करती है? एक पर्टिकुलर हेड में इनकम को कम करती है। इनकम कम हो रही होगी, हमारा फायदा होता है, नुकसान होता है? फायदा होता है। डिडक्शन पर्टिकुलर हेड में इनकम को कम करते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस, ये भी एक डिडक्शन है, समझ लो। ये किसको लेस करते हैं? टोटल इनकम। टैक्स क्रेडिट किसको लेस करते हैं? हमारी जो, बिल्कुल, जो हमारा टैक्स बनती है, टैक्स की अमाउंट निकलती है, उसको मजीद लेस करते हैं, टैक्स क्रेडिट। और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी निकली उसको मजीद कुछ लेस करेंगे, वो हमारा एडवांस टैक्स वगैरह हो। तो मेरे बच्चे, अभी ये दो चीजें ना, ये चीजें तो ऐसे भूल जाओ जैसे घर वालों ने कहा जाओ जाके सीए करो, उसके बाद घर वाले हमें भूल गए कि हम यहाँ पे सीए करने के लिए आए हैं। ऐसे भूल जाओ इन दो चीजों को। बस दो चीजों का भी याद रखें, कौन सी? डिडक्शंस और डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिनसे अभी फिलहाल हमारा वास्ता पड़ रहा है। वो आगे आएंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे उसको। ले बेटा।
अब इस लाइन को पढ़ो, द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम, सैलरी में से तो लेस करने की इजाजत नहीं है ना, चलो प्रॉपर्टी लगा लो। द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर, हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी 2 लाख रुपया, फॉर ए टैक्स ईयर शेल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्राइव बाय द पर्सन, ये हमने टोटल कमाया इन द टैक्स ईयर दैट आर चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शंस। कहेगा किसी भी हेड में जो इनकम होगी उस हेड से कमाई हुई टोटल इनकम, लेकिन उस हेड से कमाई हुई टोटल इनकम को मजीद कम कर सकते हो उस हेड से इनकम कमाने पे जो आपने खर्चा किया है। हमने कहा कि सर हमारा 50,000 खर्चा भी हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर, कहेंगे इसको लेस कर लो। अब ये मेरे बच्चे जो 50,000 है इसके लफ्ज क्या बोलेंगे, डिडक्शंस। डिडक्टेबल अलाउंस को आपने डिडक्शन नहीं बोलना, और डिडक्शंस को डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बोलना। ये दोनों की अपनी सेंस है मेरे बच्चे। डिडक्शंस किसको कम करती हैं, पर्टिकुलर हेड में इनकम को, और डिडक्टेबल अलाउंस किसको कम करते हैं, टोटल इनकम। ये बहुत अहम बातें हैं, ये ना समझना कि अभी हम टाइम जाया कर रहे हैं सर ये छोटी छोटी बातें डिस्कस करके, भैया यही तो सेंस है यहाँ पे। इस जब लफ्ज आएगा सामने, कम से कम आज के बाद जब लफ्ज टैक्सेबल इनकम बोला जाएगा आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए इस इनकम में से, ये टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने के बाद ये फिगर आई हुई, यही होगी ना टैक्सेबल इनकम। ऐसे ही मेरे से अगर वो टोटल इनकम की बात करोगा आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर हेड में से जो डिडक्शन है उसको लेस करने के बाद ये आई हुई है। कह रहा है कि इफ एनी अलाउड, लेकिन हर खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा किसी पर्टिकुलर हेड में। ये नहीं होगा कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो मर्जी दिल करता हो खर्चा करते जाए और आपको फिर तो आपको माल कर देंगे। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपया, खर्चा माशाल्लाह आपने 5 लाख कर दिया, यार करो निकालो इनकम हमारे, ऐसे भी तो हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे औकात में रहते हुए कुछ खर्चे होंगे जो आपको, यही तो रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं एक्चुअली हकीकत में। हर हेड में हमने इनकम कैलकुलेट किया करनी है। पहले तो हम देखेंगे उस हेड में इनकम को कौन सी इनकम इनकम कहलाएगी है, फिर हम कहेंगे इस इनकम में से मजीद लेस क्या कर सकते हो, खर्चे। लेकिन फिर वो खर्चे लेस करने के असूल होंगे। ये टोटल टैक्स है मेरे बच्चे, जो हमने आखिरी सेल टैक्स के अलावा जो पढ़ना है, आखिरी 3 चैप्टर के अलावा जो पढ़ना है यही पढ़ना है हमने, कि किसी खास हेड में उसकी इनकम कैलकुलेट करने के असूल क्या है, कौन कौन सी उस हेड में इनकम इनकम कहलाएगी। जैसे एकदम चले मान लो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, अगर आपके दिमाग में आ रही हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग आपकी है, मुबारक हो, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो ये आपकी है, प्रॉपर्टी है ना आपकी। आपने अज्यूम कर लो इस बिल्डिंग को बेच दिया है, क्या लग रहा है उस बेचने से आपको 50 लाख का फायदा हो गया, क्या लग रहा है ये किस हेड में जा रही होगी, प्रॉपर्टी में जा रही होगी। बस यही असूल हमने पढ़ने हैं, वही ना मेरे बच्चे, यही असूल हम पढ़ेंगे। वो कहेगा अगरचे ये प्रॉपर्टी बेचने पे आपने इनकम कमाई है, लेकिन ये इनकम ना प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, ये कैपिटल गेन में जाएगी। बिल्कुल उसको वो असूल हम पढ़ेंगे उसके जाके, याद रखोगे आप इस बात को। है इसी तरह मान लो कि अगर यही बिल्डिंग आप रेंट पे देते हो, वो कहेगा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो। तो हर आपको यही असूल बस हमने समझने हैं कि कौन सी इनकम किसी हेड की इनकम का हिस्सा बनेगी, और फिर हर खर्चा अलाउ नहीं होगा आपको। है ये नहीं होगा कि जो खर्चे आप अन्य कर रहे हो वो सारे खर्चे आपको लेस करने की इजाजत हो। जैसे मान लो कि हमने क्या कर दिया, इस बिल्डिंग की मरम्मत के ऊपर, देखो आपने रेंट पर दे रखे, इस बिल्डिंग की मरम्मत के ऊपर 10 लाख रुपए लगा दिए और कमाया आपने 3 लाख इस साल में, और खर्चा कितना कर दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, 10 लाख रुपया। क्या लेस करने की इजाजत होगी, नहीं, इसके असूल हो, हम वो डिस्कस करेंगे। लो बेटा अब इस लाइन को अभी अभी ठहर दो मेरे बच्चे, अभी इतना वो करो। तो भाई हेड्स ऑफ इनकम से पता चल गया। सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट्स का मतलब क्या है, हर हेड की इनकम को, हर हेड की इनकम को क्या कर लो, जमा कर लो। इतना तो पता है ना, हर हेड की इनकम को वैसे लिख रहा हूं, इन सब इनकम्स को अगर हम सम कर लें, इसका जमा कर लें, तो वो उसने फार्मूले में ऊपर रख दिया। और लेस इसमें इजाजत क्या होगी, डिडक्शंस। और डिडक्शन कौन सी, हर हेड में से इनकम जो लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उसने दिखा रखा है ना, ऐसे दिखा रखा है सारे हेड्स की इनकम को पहले इकट्ठा कर लो फिर उसमें से लेस करो, ऐसे नहीं होता। हर हेड की इनकम और उस हेड का खर्चा उसी हेड में से ही लेस हो, याद रखोगे इस बात को। तो ये जो यहाँ पे इसने दिखा रखी है ना मेरे बच्चे, ये डिडक्शन एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, जैसे ऐसे लग रहा तो सारा पहले सबको इकट्ठा कर लो, उसके बाद सब में से खर्चे लेस होंगे ना, ना, क्योंकि सैलरी में से तो कोई खर्चा लेस कर ही नहीं सकते। ऐसे थोड़ी सब हेड्स को इकट्ठा करो फिर सब में से ही इकट्ठे खर्चे करके लेस कर दो, ऐसे भी नहीं करते, असूल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अलाउड इन रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम, चलो ये लफ्ज इससे बोल दिया। ये जो खर्चे लेस करेंगे ये किस में से करेंगे, रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में से। इनकम अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम ये होंगे। अब चले मैं वैसे ही, अब क्योंकि तंग ही कर रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा तंग करूं। चले देखिए, एक मिस्टर ए है,
उसकी सैलरी है 50,000 रुपया पर मंथ। उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है इस साल की 3 लाख रुपया, और इसका खर्चा है 250। चले नहीं, क्योंकि तंग करना ना आपको। एक्सपेंस है उसका 350। कैपिटल गेन है इसका 2 लाख रुपए का, और खर्चा है 2,25,000। अदर सोर्स है, अज्यूम कर लो इसका 3 लाख रुपए का, और खर्चा है 4 लाख रुपए। प्रॉपर्टी है इसकी 6 लाख रुपए की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और खर्चा है 6,50,000। क्वालिफाई किया है, सिर्फ तरस खाते हैं आप। लेकिन जो वकील है, उसकी उसकी पावर की बेस पे उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे ये एवी ना समझना, अल्लाह माफ करे, वकील एवी है, वो ज्यादा बात है, कमाते कमाते बेचारे कम ही हैं। इतना इतना वो नहीं होता जितना आपके पास है जो मामला है। ले बेटा, अब आओ। आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस साल में मिस्टर ए को कोई टैक्स देना पड़ेगा? देखो उधर, आपको लग रहा है इस साल में मिस्टर ए को कोई टैक्स देना पड़ेगा? सोचो, इस साल में इसकी कोई टैक्सेबल इनकम आएगी? लग रहा है आपको आएगी टैक्सेबल इनकम? यहां पे भी लॉस खड़ा हुआ है, यहां भी लॉस, यहां भी लॉस, यहां भी लॉस। ये इनकम सबको क्रॉस करते हुए टोटल इनकम में आ जाएगी। मान लो ये इनकम क्या होगी, टोटल इनकम में आ जाएगी कहीं ना कहीं। सैलरी के ऊपर तो इसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने कहा ये ना हो कि माशाल्लाह सारी इनकम के ऊपर अगर हम आपको एक्सपेंस लो कर देना, सैलरी में से भी लो कर देते, लॉस ही लॉस दिखा रहे होते। कहना कुछ ना कुछ तो इनसे लो, इसलिए उन्होंने सैलरी पे आपको खर्चा लो ही नहीं किया। इसलिए मेरे बच्चों को कहते हैं ठीक है, ये जो लॉसेज आई हुई है ना, जिस जिस हेड का लॉस है अगले साल में ले जाओ, इसको टोटल इनकम में ना दिखाना हमें, खबरदार इसको टोटल इनकम में ला के दिखाया। टोटल इनकम में समय सिर्फ 5 लाख देखा, ये कितना बनेगा? 6 लाख रुपया। 50,000 पर मंथ है ना, तो 6 लाख आएगा। वो जो सर, वो जो मेरा यहाँ पे 50,000 का नुकसान हो गया, इसका क्या करूंगा? कहेगा इसको आगे अगले साल में इनकम अपना बिजनेस में ले जाए। सर वहां पे फिर लॉस है, फिर वो आगे रूल्स पड़े। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने ये जो सैलरी को निकाला है ना कि इसमें से कोई डिडक्शन लेस नहीं होगी, उसके बड़े गंदे इरादे हैं इसके पीछे। बेचारे के लोग चाहते ना चाहते हुए इसके ऊपर हमें कम से कम हर साल में कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हैं। ये ना हो कि इसको भी वो अपने पास ही रख ले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट कमाती है वो सैलरी पर्सन से कमाती है टैक्स। ये बेचारे सबसे मासूम लोग हैं, पिसा हुआ तबका है। देखो ना, हर बंदे को माफी मिल गई, हर बंदा 100 जुगाड़ लगाएगा। एक बंदे का सिर्फ बिजनेस है, तो लॉस दिखा दिखा के टैक्स पे ही नहीं करेगा। लेकिन कौन ही बेचारा बच सकता है इस मामले से? सैलरी पर्सन। याद रखोगे इस बात को। वैसे ही मैंने आपको एक बात बताई, अभी है हमारे पास 4 मिनट, उकताए बैठे हो ना आप लोग। कोई बात नहीं, कल मेरे बच्चे मुझे धोखा हुआ है ना उस धोखे का बदला लूंगा मैं आप लोग को। बताया भी नहीं सर, क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्लास खत्म कर दिया आपने, हैं? सर कल का टाइम क्या होगा सर, आगे बंदे पूछो। बस मुझे जो लगा, यकीन कर लो, मेरी नींद रात की कल की बर्बाद हुई इस चक्कर में। ले बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, बस ये 2 बातें वो कर लो। कहता इफ द टोटल डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर ए हेड ऑफ इनकम
दिमाग में लेकर आओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें से आपका जो इनकम आई है वो 1 लाख रुपए की आई है, और टोटल डिडक्शंस मेरे बच्चे वो हैं मान लो 1.5 लाख, एज्यूम कर लो। हो गया सामने? कह रहा इफ द टोटल डिडक्शंस अलाउड टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर ए हेड, अलाउड का मतलब क्यों है? क्योंकि हर खर्चा अलाउ नहीं होगा, जो इजाजत देंगे वही लेस करने की इजाजत होगी, इसलिए लफ्ज बोल रहा है वही डिडक्शन आप करोगे वहां पे जो आपको अलाउ हो। कह रहा अलाउड टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल इनकम, यानी कि मेरी टोटल इनकम कितनी थी उस बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस या जो भी थी 1 लाख रुपया, और मेरा खर्चा कितना हो गया उसके ऊपर डिडक्शन 1.5 लाख। इसका मतलब मेरी जो डिडक्शन थी वो एक्सीड करके इनकम, इनकम से, ऐसे ही ना मेरे बच्चे? जैसे वो आप बचपन में आई भी पढ़ा करते थे, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल वो एक्सीड कर जाए रेवेन्यू से तो लॉस आता है, और अगर रेवेन्यू एक्सीड कर जाता था कॉस्ट ऑफ सेल से तो प्रॉफिट आता था, ऐसे ना? कह रहा है द अमाउंट ड्राइव्ड बाय द पर्सन इन दैट टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर दैट हेड द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग ए लॉस अंडर दैट हेड। फिर ये उसी हेड का लॉस कहलाएगा, उसका सारी इनकम का लॉस नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में मेरी मेरी इनकम ये थी 1 लाख और डिडक्शन मेरी 1.5 लाख बनी है, तो मेरे इस साल का जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या आया है, लॉस है, लेकिन इस हेड का लॉस है, मेरे सारी इनकम का लॉस कंसिडर नहीं होगा इसको। याद रखो, क्योंकि आगे हमने पढ़ने हैं ना कुछ असूल लॉसेस के, लॉस फिर अगले साल जाया करेगा, अगले साल भी किस हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। खैर, लॉस अंडर दैट हेड फॉर ए टैक्स ईयर जो भी है, ए लॉस फॉर ए हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद द, जो भी है वो आगे जाके हम देखें चैप्टर नंबर 11। अब इस लॉस का करना क्या है वो कहते हैं चैप्टर 11 में देखें। बस अभी आपने एक बात पढ़ी है भैया, क्या हेड्स में से कुछ खर्चे लॉ हैं, उन खर्चों का नाम क्या है? अगर आपकी किसी हेड में से इनकम से खर्चे बढ़ जाएं तो क्या आएगा? लॉस। इसी पर्टिकुलर हेड में से, पर्टिकुलर हेड की इनकम से अगर खर्चे बढ़ जाएं तो उस हेड में क्या आएगा? लॉस। इस लॉस का क्या करना है वो चैप्टर 11 में देखें। मुश्किल बात है कि लॉस कैसे आता है, बस ये बता रहा हूँ आप। यहाँ पे लॉस सारी इनकम का नहीं, फिलहाल किसी पर्टिकुलर हेड में हुआ कर। तो बेटा 2 मिनट रहेगा। अब आपको एक सुनहरी असूल दिमाग में रखो, ये है पाकिस्तान, जैसा भी हूँ, ये सूबे हैं सच, ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी है। ले बेटा, ये हमारा पाकिस्तान है। अगर कहता है कोई बंदा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी कोई बंदा हो, इसके लफ्ज बोलेंगे पाकिस्तान का रेजिडेंट। अब रेजिडेंट क्या होता है ये इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। यहां से सीधा हम एक आधी चीज पढ़ने के बाद सीधा रेजिडेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर 4 में सबसे जो काम की चीज टैक्स ईयर के बाद वो रेजिडेंट है, और एक डेफिनेशन है कुछ पब्लिक कंपनी वगैरह। तो बेटा अगर ये मिस्टर ए पाकिस्तान का रेजिडेंट है, अब रेजिडेंट किसको बोलेंगे ये हम कल पढ़ेंगे कि रेजिडेंट क्या हो। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान का रेजिडेंट जहां से मर्जी इनकम कमाए, उसकी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अभी सिंपल असूल बस दिमाग में, अगर ये सर यूएसए से भी कुछ कमा रहा है, सर दुबई से भी कुछ कमा रहा है, तो सर उसका क्या करना है ये पाकिस्तान का रेजिडेंट, लेकिन कमा कहां से रहा है? बाहर से भी कमा रहा है। तो क्या करेंगे? एक रेजिडेंट टैक्स पेयर की दुनिया के हर कोने से कमाई हुई इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। यानी कि इसकी 2 तरह की इनकम हो सकती है, एक पाकिस्तान से कमाई हुई और एक पाकिस्तान से बाहर से। इस पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम हम कहा करेंगे पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और जो बाहर से इनकम कमाएगा उसको कहेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। ये दोनों इनकम रेजिडेंट टैक्स पेयर की क्या होंगी? टैक्सेबल पाकिस्तान के अंदर। मुश्किल बात तो नहीं? देखो अगर पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, हम कहेंगे उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? हमने कहा कि उसकी हर तरह की इनकम ही टैक्सेबल हो, चाहे उसने पाकिस्तान से कमाई हो चाहे पाकिस्तान से बाहर से कमाई हो। अब एक बंदा आता है नॉन रेजिडेंट। सर अगर नॉन रेजिडेंट हो पाकिस्तान का कोई, देखो मैं नेशनल की बात नहीं कर रहा, नेशनल कुछ और होता। एक बंदा पाकिस्तान का नेशनल, मेरा आईडी कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ, लेकिन हो सकता है मैं इस साल में रेजिडेंट ही ना हूं। वो हम कल रूल उसके असूल पढ़ेंगे, कौन बंदा रेजिडेंट होता है कौन नॉन रेजिडेंट होता है। अगर सर एक बंदा नॉन रेजिडेंट हो, उसका क्या हो? वो कहता है अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, वो जो इनकम पाकिस्तान से कमाएगा उसकी सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी, बाहर की इनकम नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती। देखो यहाँ पे 2 तरह के रेजिडेंस के लिहाज से 2 तरह के लोग हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अगर एक बंदा रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान की इनकम भी और पाकिस्तान से बाहर से कमाई हुई इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अगर एक बंदा है ही नॉन रेजिडेंट, सब लोग पाकिस्तान से बाहर ही बैठा हो,
वो जो आके पाकिस्तान से कमाएगा इनकम वो तो पाकिस्तान में टैक्सेबल है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के कमा रहा है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं। तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी, और रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली भी और बाहर वाली भी। समझने के लिए मैं कह रहा हूं, तुम लोग रेजिडेंट बंदा क्या बैठा हुआ, रेजिडेंट बंदा पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, इसकी यहां की इनकम भी, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी, और बाहर की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी, दोनों टैक्सेबल। समझ लो नॉन रेजिडेंट बैठा ही बाहर है। हमने कहा कि जो बाहर है वो बाहर ही है, तो हम क्या कर सकते हैं उसका। हाँ, जो पाकिस्तान में आके यहाँ पे इनकम कमाएगा पकड़ लेंगे, आगे ना तो चल पे कर यहां से जो तूने कमाया है। अब असूल क्या है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एनआरआई, अक्सर इंडिया की फिल्मों में आप देखोगे एनआरआई आ गया, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसको बड़ी इज्जत मिलती है वहां पे। यानी कि किसी और मुल्क का रेजिडेंट है, वह कनाडा है या यूके है, वहां के लोगों को एनआरआई कहते हैं। वो एनआरआई है भैया, वहां का रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हमारे लिहाज से नॉन रेजिडेंट है। तो अगर वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। और अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आरआई है, उसकी दोनों। मुश्किल बात तो नहीं ना। ये बातें इतनी दफा रिपीट होनी है, आपकी सोच है सर अभी तो रिपीट ना करो, टाइम हो रहा है। चलो इसको जल्दी से रीड करो फिर चलो। द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन, अभी रेजिडेंट होगा कौन ये कल पढ़ेंगे, इज कंप्यूटर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट्स दैट आर हिज पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि रेजिडेंट की इनकम जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, दोनों इनकम्स को सामने रखते हुए करेंगे, पाकिस्तान भी और फॉरेन सोर्स पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो, जो बाहर से कमा रहा है, भैया तू तो बाहर बैठा हुआ, बाहर से कमा जो मर्जी कर, हमें क्या उससे। अगर ओबामा है, डोनाल्ड ट्रंप है, क्या पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या वो इनकम कमा रहे, हम पाकिस्तान में टैक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में मोबाइलों की एक दुकान खोल ली है, फिर तो मेरे से यहाँ से कमा रहा है ना वो, फिर हम यहाँ से जो इनकम कमा के लेके जा रहा होगा, हम कहेंगे रुक डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जो मोबाइलों की दुकान आपने खोल रखी है इसके ऊपर हमें टैक्स पे करके जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन सिर्फ मोबाइलों की दुकान के ऊपर, ये नहीं कि उसके इतने कारोबार है, पाकिस्तान को तो वैसे ही जेब में डाल के ले जाए। ऑन द अदर हैंड इनकम ऑफ वो वैसे ही पाकिस्तानी उसकी जेब में है। अब तो प्रेसिडेंट है ना वो, माशाल्लाह, हमारे माई बाप वो वाले, वो उसके गुलाम, हम इनके गुलाम, हमारे बच्चे हमारे गुलाम हैं, तो गुलाम इब्ने गुलाम है। ऐसे ही हम लोग। On the other hand, income of a non-resident person is computed by taking into account only the amount that are his पाकिस्तान से। ये समझ आई है ना। नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान से कमाएगा पकड़ा जाएगा, हम कहेंगे टैक्स। इन व्यू ऑफ अफोरसेड प्रोविजन ऑफ लॉ, द इक्वेशन टू डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम इज एज अंडर। यानी कि इक्वेशन सिर्फ उसने बताई है, सिर्फ समझा रहा है। रेजिडेंट, अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी, मेरे बच्चे, हाँ यहां से ही देखेंगे भैया। अगर कोई रेजिडेंट है तो मेरे बच्चे उसकी कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टैक्स होंगी, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और फॉरेन सोर्स, ये दोनों क्या है। इस तरह, हाँ ये इस तरह देखते हैं, रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम तो क्या होगी, चार्जेबल टैक्स, लेकिन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी क्या होगी, वो चार्जेबल टैक्स नहीं है। याद रखोगे ना इस बात को। यहां तक मेरे बच्चों ने याद करके, हालांकि टोटल इनकम भी आपने पढ़ ली, अभी हमने पढ़ी है ना टोटल इनकम क्या होती है, सारे हेड्स की इनकम इकट्ठी करते हो तो क्या बनती है, पता चल गया ना आपको। टैक्सेबल इनकम भी आपने पढ़ ली, टोटल इनकम में से क्या लेस करो, और ये कितने हैं, चार। और ये ना उसने क्या रखा है, डिस्कस बिलो, आप जाके नीचे डिस्कस करना शुरू कर दें उसको। अभी ना ये पढ़ना, आपको पढ़ने की जरूरत है, कल इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे उसको, पर्सन क्या होता है। यहाँ तक मेरे बच्चे आपने अच्छे तरीके से पढ़ के और कोशिश करना याद करने की। कोई सवाल हो तो कर लो मुझसे। आप ये कहना चाह रहे हैं सर, एक रेजिडेंट पर्सन है, उस बेचारे ने दुबई से भी कुछ कमाया है, तो वहां पे भी तो टैक्स पे करके आ रहा होगा ना। वहां पे हम उसको आगे जाके रूल पढ़ेंगे। अगर तो सैलरी हो उसकी, और सैलरी पे वहीं पे टैक्स दे रहा है, और बेचारा उसके बाद यहाँ पे इनकम लेकर आ रहा है, उसको कहेंगे ये एग्जेम्प्ट है। कुछ और होंगे तो उसका हम टैक्स क्रेडिट देंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, हम छूट देंगे उसको कि भाई तो इससे ज्यादा हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, तो उसके रूल्स होंगे मेरे जो पढ़ेंगे। वो कोई और सवाल हो किसी का, यहां तक याद करके आना पक्का। कल सबके पास किताबें होनी चाहिए बेटा, कोशिश करना आई की किताब रखो, कोई मसला नहीं इसमें, बिलीव में। और क्वेश्चन बैंक भी रखना मेरे